फिर इसका उल्टा असर ड्रैगन ब्लड पर पड़ा। अगर ड्रैगन ब्लड ने अंत में चूषण बल को दूर करने के लिए अपनी अत्यंत मजबूत हथेली के बल का उपयोग नहीं किया होता, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ड्रैगन ब्लड को मैं वास्तव में जीवित ही पी गया होता, विवान ने कहा। विवान को यह कहते हुए सुनकर उनके सामने बैठे भाई पूरी तरह से अवाक रह गए। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि लॉन्गिन बिना लड़े क्यों पीछे हट गया था। उसने तबाही मचाने के लिए इतनी अनुकूल परिस्थिति को क्यों त्याग दिया और बेइज्जती होकर चुपचाप भाग जाने का फैसला क्यों किया। पता चला कि उसकी दानव अवशोषण तकनीक विवान के शरीर में मौजूद उस अजीब और भयानक रक्त चूसने वाले क्रिस्टल के सामने कुछ भी नहीं थी। विवान के शब्दों के बाद उन्हें अंततः सब कुछ समझ में आ गया। तो यह सब ऐसे हुआ। ऐसा लगता है कि केवल युवा स्वामी ही उस विचित्र ड्रैगन इन से निपट सकता है, भूत सेवक ने इस समय कहा। भाइयों ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। लॉन्गिन की शक्ति बहुत बढ़ गई है, ताकत के मामले में अब कोई भी भाई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा लॉन्गिन भयानक दानव अवशोषण तकनीक भी जानता है। अगर कोई लापरवाही बरते और उसकी सारी शक्ति लॉन्गिन द्वारा अवशोषित कर ली जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वर्तमान में केवल विवान ही लॉन्गिन का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। विवान ने घृणा से जलती आंखों से कहा, चिंता मत करो, उस खलनायक को एक दिन मैं अपने हाथों मरवा दूंगा। भाई चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। बेहोश चंद्रेश चौधरी अभी भी मौत के कगार पर था। वह जीवित था या मर गया, उस समय कोई नहीं जानता था। वे सशस्त्र समूह के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद विवान के कान अचानक फड़कने लगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से सुनने लगा। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंची। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर विवान उत्साह से खड़ा हो गया। वे यहां हैं। विवान की बात सुनकर सभी भाई दंग रह गए। वे ट्रक के अंदर से झट से उठे और नीले आसमान की ओर देखते हुए बोले, कहाँ भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनकी सुनने की क्षमता अब निश्चित रूप से विवान के बराबर नहीं है। जीवन और मृत्यु के द्वार के खुलने के बाद से विवान की दृष्टि और श्रवण दोनों असामान्य रूप से बढ़ गए हैं, इसलिए वह बहुत दूर की चीजें भी सुन सकता है। यश राणा की बातें सुनकर विवान थोड़ा मुस्कुराया और दूर के आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्द ही आप इसे 5 मिनट से भी कम समय में देखेंगे। दोनों भाई नीले आकाश की ओर देखते हुए हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। अंततः यौ से मिनट के बाद नीले आकाश में 2 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, जिनके प्रोपेलर जोर जोर से घूम रहे थे। वे यहाँ हैं, वे सचमुच यहाँ हैं। बड़े भाई, यह वास्तव में एक हेलीकॉप्टर है, यश राणा ने उत्साह से कहा, और उसके बगल में बैठे उसके भाई भी उत्साहित थे। वास्तव में सशस्त्र समूह की अतिरिक्त सेना वहां पहुंच गई। भाइयों ने जल्दी से हेलीकॉप्टर की ओर हाथ हिलाया। हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट को अपने पीछे बैठे टीम लीडर प्रतीक से यह कहते हुए देखा गया, रिपोर्टिंग टीम लीडर, हमने उन्हें देख लिया है। यह सुनकर केबिन में मौजूद राक्षस जी और रोहित के साथ प्रतीक ने उत्साह से पूछा, यह कहाँ है? यह नीचे है, पायलट ने कहा। तुरंत नीचे उड़ो, प्रतीक ने आदेश दिया। जी हां टीम लीडर। आदेश प्राप्त करने के बाद पायलट नीले आकाश से नीचे उड़ गए। हुश हुश। विशाल प्रोपेलर द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली हवा ने आसपास के पेड़ों और रेत को हवा में उड़ा दिया और दोनों हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर गए। जैसे ही वे उतरे, केबिन का दरवाजा जोर से खुल गया। तभी हमने देखा कि टीम लीडर प्रतीक, रोहित और राक्षस जी सभी सैन्य वर्दी पहने हुए तेजी से विमान से उतरकर भाग रहे थे। विवान, जगदीश, जैसे ही राक्षस जी और रोहित विमान से कूदे, उन्होंने अपने चेहरे ढक लिए और अपने भाइयों की ओर दौड़े और ऐसा करते हुए चिल्लाने लगे, यह रोहित और बूढ़ा राक्षस है। जगदीश उत्साह से कार से बाहर कूद गया। आह चो, भूत सेवक और विवान जल्दी से ट्रक से बाहर कूद गए। बीमार भूत, बूढ़ा राक्षस। जगदीश दौड़कर आया मानो वह अपने सबसे करीबी रिश्तेदार से मिला हो। इस ओर के भाई भी शीघ्रता से पीछे चले गए। छोटा ड्रैगन, तुम अंततः वापस आ गए। अंततः मैंने अपने भाइयों को देखा, वे अंततः पुनः मिल गए। जगदीश ने एक महिला की तरह अभिनय करते हुए रोहित को गले लगा लिया, जबकि राक्षस जी एक तरफ दिल खोलकर हंस रहा था। तुम वापस आ गए, तुम अंततः वापस आ गए। और जी ने आह भरी। टीम लीडर प्रतीक भी खुशी से आए। विवान का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम आखिरकार वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ, हम वापस आ गए हैं, विवान ने उत्साह से कहा। रोहित और जगदीश पहले ही उनके आलिंगन से अलग हो चुके थे। रोहित ने जगदीश की ओर देखा और कहा,
जगदीश, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? और तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? क्या कुछ हुआ है? रोहित ने इसे एक नज़र में देखा। जगदीश ने कहा, मैं घायल हूं, इसलिए मेरी यह हालत है। यह सुनकर रोहित ने मुड़कर अपने सभी भाइयों को ध्यान से देखा। उसने पाया कि उनके चेहरे चिंता और थकान से भरे हुए थे, और यह स्पष्ट था कि उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्या कुछ गंभीर हुआ है? रोहित ने जल्दी से पूछा। जैसे ही उसने पूछा, विवान ने जवाब दिया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो पहले उन्हें बचाते हैं। विवान ने तुरंत कहा। लोगों को बचाओ शब्द सुनकर रोहित, राक्षस जी और समूह के नेता प्रतीक सभी दंग रह गए। क्या हुआ? कौन मुसीबत में है? रोहित के प्रश्न पूछने के बाद सभी भाइयों ने अपना सिर नीचे कर लिया। रोहित ने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि चंद्रेश चौधरी गायब है। सीनियर चौधरी कहाँ हैं? हे भगवान, क्या सीनियर चौधरी को कुछ हो गया है? रोहित ने अविश्वास से पूछा। विवान ने असहाय होकर सिर हिलाया। हमें बचाते समय उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, पहले उसे सशस्त्र समूह में वापस ले आते हैं और पहले उसका इलाज करते हैं, विवान ने कहा। वह कहाँ है? वह कहाँ है? यह ट्रक के अंदर है। रोहित, जगदीश, जल्दी करो और उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर पर ले जाओ। हम तुरंत घर जा रहे हैं, विवान ने आदेश दिया। रोहित और जगदीश जल्दी से दौड़कर ट्रक पर चढ़ गए। चंद्रेश चौधरी का पीला चेहरा देखकर रोहित घबरा गया। इतनी गंभीर चोटें, उसके पूरे चेहरे पर मानो जान ही चली गई हो। वह डर गया, लेकिन अब और समय बर्बाद करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने जल्दी से जगदीश की मदद से चंद्रेश चौधरी के शरीर को उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। जब मैंने हाथ बढ़ाकर चंद्रेश चौधरी के शरीर को छुआ तो वह पहले से ही बर्फ की तरह ठंडा था, मानो कोई लाश हो। जब राक्षस जी और टीम लीडर प्रतीक, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, ने चंद्रेश चौधरी को लगी गंभीर चोटों को देखा तो वे सभी दंग रह गए। इचलो, इस जगह को छोड़ दे, वापस हथियारबंद समूह के पास। विवान के आदेश पर वह तेजी से अपने सामने खड़े 2 हेलीकॉप्टरों की ओर दौड़ा। हाओलोंग और टीम लीडर प्रतीक एक विमान में थे, जबकि विवान और उसके सभी भाई दूसरे हेलीकॉप्टर में थे। जब वे सभी हेलीकॉप्टर में सवार हो गए तो प्रतीक ने आदेश दिया, उड़ान भरो, वापस जाओ। हाँ, टीम लीडर। आदेश प्राप्त करने के बाद पायलट ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। जैसे ही विशाल प्रोपेलर धीरे धीरे घूमने लगा, मेरे सामने बैठे भाई विमान में चढ़ गए और नीले आकाश में उड़ गए। वे वापस आ गए हैं और नीले आकाश में 2 सैन्य हेलीकॉप्टर दूर तक उड़ते हुए दिखाई दिए। हेलीकॉप्टर के अंदर सभी भाई खुशी से झूम रहे थे। आखिरकार वे फिर से मिल गए, जो सभी के लिए बहुत खुशी की बात थी। केवल यश राणा दूसरी तरफ थोड़ा अजीब लग रहा था, एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ, क्योंकि यश राणा ने रोहित या राक्षस जी को बिल्कुल भी नहीं पहचाना। इसके विपरीत उनमें से कोई भी यश राणा को नहीं जानता था। अचानक रोहित ने विवान के बगल में बैठे यश राणा पर नजर डाली और विवान से पूछा, और यह कौन है? और विवान ने कहा, वो मैं आपको परिचय कराना भूल गया, यह हमारा नया भाई है, उसका नाम यश राणा है। ओह, रोहित ने थोड़ा सा कहा जब उसने सुना कि विवान ने अभी अभी एक अधीनस्थ को अपने यहां रखा है। दूसरी ओर ओल्ड जी ने भी कहा, अच्छा नाम। बर्फ आसमान के नीचे चमकती है, बर्फ कोई निशान नहीं छोड़ती, सचमुच अच्छा नाम है। यश राणा ने हल्के से मुस्कुराते हुए रोहित और राक्षस जी की ओर देखा और कहा, आप दोनों को नमस्कार। मुझे आशा है कि आप भविष्य में मुझे अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं बड़े भाई की उपाधि के लायक नहीं हूं, कृपया मुझे केवल रोहित कहें। हाँ, मुझे बस ओल्ड मॉन्स्टर जी कहो, दोनों ने कहा। यह कहते हुए वे हंस पड़े। विवान, आखिर हुआ क्या? क्या डार्क सिटी ठीक नहीं चल रही है? रोहित ने अचानक विवान से पूछा। जब डार्क सिटी के बारे में पूछा गया तो विवान की अभिव्यक्ति अचानक बेहद बदसूरत हो गई। रोहित ने फिर अपने अन्य भाइयों के चेहरों को देखा और पाया कि उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक अत्यंत अजीब अभिव्यक्ति थी, जिसे देखकर रोहित दंग रह गया। जगदीश, मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? रोहित ने तांग जगदीश से पूछा। ओल्ड गे ने मुड़कर जगदीश को आश्चर्य से देखा। अचानक जगदीश ने एक दबी हुई कराह निकाली और कहा, धिक्कार है, क्या तुम लोग नहीं देख सकते? हम और छोटा बॉस डार्क सिटी में लगभग मर गए थे। यह कैसे हो सकता है? रोहित दंग रह गया और बोला। इस समय ओल्ड मॉन्स्टर जी की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप हो गई जब उसने अपने सभी भाइयों को देखा। बेशक तुम दोनों को नहीं पता होगा कि डार्क सिटी में क्या भयानक चीजें हुई थीं, जगदीश ने खुद से कहा। रोहित ने जवाब दिया, बकवास, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता। इसके बारे में बात करने का क्या मतलब है?
यह तो पहले ही हो चुका है, अब इसके बारे में बात करने का क्या फायदा? जगदीश ने उदास होकर कहा, मानो वह अब डार्क सिटी का जिक्र ही नहीं करना चाहता था। रोहित और राक्षस जी उदास हो गए। वे दोनों वास्तव में नहीं जानते थे कि डार्क सिटी में क्या हुआ था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें से कोई भी भाई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। अंततः विवान बोला, डार्क सिटी में यह ऑपरेशन शुरू से अंत तक पूरी तरह विफल रहा। न केवल हम नर्क के द्वार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असफल रहे, बल्कि हमने वहां अपने भाइयों की मृत्यु का भी लगभग कारण बना दिया था। आह! ऐसा लगता है कि मैं पहले बहुत लापरवाह था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डार्क सिटी में इतनी बुराई छिपी होगी, विवान ने पछतावे से कहा। जब रोहित और राक्षस जी ने विवान को यह कहते सुना, तो वे दोनों थोड़ा हैरान हो गए। जगदीश ने कहा, छोटे मालिक, आप इसके लिए खुद को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यह सब उस कमीने की गलती है, यह सब उस कमीने की वजह से है। लानत है, अगर मुझे मौका मिला, तो मैं इस कमीने को अपने हाथों से मार डालूंगा। जगदीश ने कहा, उसकी आंखें घृणा से जल रही थीं। लेकिन रोहित और राक्षस जी का क्या? जब उन्होंने जगदीश के मुंह से लॉन्ग-इन का जिक्र सुना, तो वे थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सके। लोंगिन, या क्या यह वही कमीना आदमी हो सकता है जो पहले पुणे शहर में आया था? रोहित ने अचानक पूछा। जगदीश ने कहा, हाँ, यह सबसे क्रूर कमीना है। वह भी डार्क सिटी गया था? रोहित ने हैरान होकर पूछा। जगदीश ने कहा, वह हमेशा से डार्क सिटी में रहा है और वह हम सबसे पहले वहां पहुंच गया। और रोहित पूरी तरह से दंग रह गई जब उसने जगदीश की दहाड़ सुनी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डार्क सिटी में क्या हुआ था, जगदीश ने अंततः कहा। उनके सामने रोहित और राक्षस जी पहले से ही डार्क सिटी के मामले में बेहद दिलचस्पी ले रहे थे। जब उन्होंने जगदीश को यह कहते सुना, तो उन्होंने झट से सिर हिला दिया। तो जगदीश ने कहानी को थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू किया। उन्होंने रोहित और राक्षस जी को सब कुछ बताया, डार्क सिटी में उनके प्रवेश से लेकर बाहरी शहर से होते हुए आंतरिक शहर तक, विष राजा और विष राजा की मृत्यु, विकृत ड्रैगन यिन के प्रकट होने तक। घटनाओं के उतार चढ़ाव और खतरनाक स्थिति ने रोहित और राक्षस जी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क सिटी के कारण उनके सभी भाइयों की जान चली जाएगी। न ही उन्हें यह एहसास था कि यह कितना खतरनाक था। जगदीश की सारी बातें सुनने के बाद रोहित कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। तो अंत में सब मर गए? उन सबको लॉन्गिन नाम के उस आदमी ने मार डाला? उसने आंखें चौड़ी करके पूछा। विवान ने चुपचाप सिर हिलाया। हे भगवान, वह व्यक्ति कितना डरावना है, रोहित ने सदमे में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुख्यात विषराजा और नरक के द्वार से आए इतने शक्तिशाली लोग लोंगिन के हाथों मारे जाएंगे। ओल्ड गे भी अवाक रह गए। रोहित ने अंत में कहा, ऐसा लगता है कि लोंग उपनाम वाला लड़का भविष्य में असली प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। बूढ़े जी ने एक तरफ खड़े होकर एक पल के लिए सोचा, फिर विवान की ओर देखा और पूछा, क्या चंद्रेश चौधरी के शरीर पर चोटें भी लॉन्गिन नाम के उस बदमाश ने पहुंचाई थीं? विवान ने कहा। यहां तक कि चंद्रेश चौधरी भी लॉन्गिन को नहीं हरा सका, बूढ़े राक्षस जी ने आश्चर्य से कहा। एक तरफ खड़े जगदीश ने कहा, वह कमीना लोंगिन दानव अवशोषण तकनीक जानता है। जब उसने जहर सम्राट और नरक के द्वार से दो महान गुरुओं को मार डाला, तो उसने उनकी सारी जीवन शक्ति अवशोषित कर ली। उसे कौन हरा सकता है? जब जगदीश ने यह कहा, तो रोहित और राक्षस जी को अंततः समझ में आ गया कि लॉन्गिन इतना शक्तिशाली क्यों था। यह पता चला कि वह दानव अवशोषण तकनीक जानता था। ओह, सीनियर चौधरी अब कैसे हैं? जब मैंने अभी उनका शरीर उठाया, तो मुझे लगा कि उनका शरीर ठंडा होने लगा है, रोहित ने चिंतित होकर कहा। भाइयों ने चंद्रेश चौधरी की ओर देखा, जो एक लाश की तरह खड़ा था, और चिंतित होकर कहा, वह ठीक हो जाएगा, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, सीनियर चौधरी को इससे उबरने में सक्षम होना चाहिए। विवान ने एक पल सोचा, फिर अपने सामने रोहित और राक्षस जी को देखा और पूछा, आपका क्या हाल है? सशस्त्र समूह में आपके लिए चीजें कैसी चल रही हैं? जब विवान ने यह सवाल पूछा, तो रोहित ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ठीक हैं। उनके बारे में क्या? विवान ने फिर पूछा। हालांकि विवान दूर डार्क सिटी में था, फिर भी वह अक्सर नैना और अन्य लोगों के बारे में सोचता था। वह उनसे प्यार करता है, इसलिए निश्चित रूप से वह उन्हें याद करता है। विवान का प्रश्न सुनने के बाद रोहित ने कहा, सब लोग ठीक हैं। हालांकि रोहित हिचकिचाई, अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। रोहित को अचानक कुछ मुश्किल बात कहते हुए सुनकर विवान ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या?
रोहित ने एक पल सोचा और कहा, बात बस इतनी सी है कि अचानक एक और लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। यह कहते हुए रोहित ने पलकें झपकाईं और अपने सामने विवान की ओर देखा। जब विवान ने अचानक रोहित को यह कहते सुना तो वह थोड़ा चौंक गया। एक अजीब लड़की, यह कौन है? उसने जिज्ञासा से रोहित की ओर देखते हुए पूछा और सोचा कि क्या हो रहा है। रोहित एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, आप तांग आयुषी को जानते होंगे है ना? जब रोहित ने अचानक आयुषी गुप्ता शब्द बोला तो विवान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह बहुत प्राचीन नाम है। विवान के लिए अब यह नाम उसकी स्मृति के सबसे गहरे हिस्से में बंद हो गया लगता है, लेकिन अब यह अचानक उजागर हो गया है। आयुषी गुप्ता, क्या यह वही गुप्ता परिवार की युवती नहीं है जब मैंने पहली बार सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना शुरू किया था? क्या यह वही युवती नहीं है जिससे प्यार करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई? रोहित अचानक उसका नाम क्यों ले रहा है? उसे आयुषी गुप्ता का नाम कैसे पता? यह जानना जरूरी है कि विवान और आयुषी गुप्ता की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। खुद उनके अलावा वहां मौजूद भाइयों में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रोहित के मुंह से अचानक आयुषी आयुषी का नाम क्यों निकला? रोहित की अचानक टिप्पणी सुनकर विवान ने जल्दी से पूछा, आप आयुषी का नाम कैसे जानते हैं? विवान के सवाल पूछने के बाद रोहित ने कहा, क्योंकि वह पहले ही आपको ढूंढने आ चुकी है। क्या वह मुझसे मिलने आई थी? विवान को यह खबर सुनकर इतना धक्का लगा कि वह लगभग उछल पड़ा। असंभव, हम इतने लंबे समय से संपर्क में नहीं हैं। इसके अलावा उसे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूं? विवान ने अविश्वास में कहा, हाँ, हमें अलग हुए कितना समय बीत चुका है। आयुषी को उसकी वर्तमान स्थिति कैसे पता सकता है? वह उसे कैसे ढूंढ सकती है? विवान पूरी तरह से अविश्वास में था, लेकिन उसके सामने रोहित ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। वह मिस गुप्ता वास्तव में आपको ढूंढने आई थी। आपके और जगदीश के सशस्त्र समूह क्षेत्र से निकलने के 2 दिन से भी कम समय बाद मिस गुप्ता सशस्त्र समूह में आई और विशेष रूप से आपका नाम पूछा, रोहित ने कहा। रोहित के ऐसा कहने के बाद विवान अवाक रह गया। आयुषी सचमुच आई? क्या मैंने सचमुच स्वयं को पा लिया है? जो यादें मैंने अपने शुरुआती दिनों से ही अपने दिल में संजो कर रखी थीं, वे सब इस क्षण उजागर हो गईं। उसी समय एक विचित्र और चतुर लड़की उसके दिमाग में कौंधी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और समय समय पर उसे चिढ़ाती रहती थी, और यहां तक कि उससे झूठ भी बोलती थी। जब उसने यह सब सोचा तो विवान के दिल में अचानक एक अभूतपूर्व मधुर भावना उमड़ पड़ी। आयुषी अब कहाँ है? वह कहाँ है? विवान ने जल्दी से फिर पूछा। रोहित ने कहा, वह अभी भी सशस्त्र समूह के साथ है। जब हम वापस आएंगे तो आप उसे देखेंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयुषी वास्तव में मुझे ढूंढने आएगी। विवान ने हमेशा उस लड़की के लिए एक शुद्ध और मासूम स्नेह बनाए रखा था। वह शायद वह थी जिसे वह अपनी सभी महिलाओं में नैना के अलावा सबसे गहराई से याद करता था। आखिरकार विवान की सारी यादें, जब उसने पहली बार मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया था और मुंबई पहुंचा था, बहुत कीमती थीं। इसलिए जब उन्होंने आयुषी के बारे में खबर सुनी तो विवान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके और आप उनकी आंखों में खुशी महसूस कर सकते थे। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत अधिक महिलाओं का होना एक बड़ी समस्या हो सकती है, रोहित ने अचानक कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? विवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अचानक ओल्ड गे, जो पास में खड़ा था, हंसा और बोला, वे बहस कर रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। कौन कौन बहस कर रहा है? विवान ने बहस सुनकर हैरान होकर पूछा। यह वही मिस विश्वराज है और वही मिस गुप्ता जो आपसे मिलने आई थी। वे बिना किसी बात पर बहुत बड़ी बहस में पड़ गई। वे कल बहुत जोरदार बहस कर रहे थे। अगर मिस नैना ने उन्हें अंत में नहीं रोका होता तो कौन जानता है कि उनकी बहस कितनी बदतर हो जाती, ओल्डगे ने कहा। यह सुनकर विवान तुरंत चिढ़ गया और जल्दी से पूछा, क्यों, तुम बहस क्यों कर रहे हो? दिव्या विश्वराज और आयुषी के बीच झगड़ा क्यों हुआ? भावनाओं के कारण, आपके कारण। जब दिव्या विश्वराज ने देखा कि मिस गुप्ता तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर आई हैं, तो उसे ईर्ष्या हुई होगी, इसलिए वह मिस गुप्ता को ढूंढने गई और फिर उन दोनों के बीच किसी तरह बड़ा झगड़ा हो गया। जब विवान ने सुना कि दिव्या विश्वराज और आयुषी गुप्ता ईर्ष्या के कारण झगड़ रहे हैं, तो वह अवाक रह गया। वह असहाय होकर एक तरफ बैठ गया। उसका चेहरा गहरा उदास हो गया था, कुछ भी कहने में असमर्थ। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? क्या सचमुच तुम्हारे और उस खूबसूरत महिला जिसका नाम आयुषी है के बीच कुछ चल रहा है? ओल्ड गे ने अचानक विवान से एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा।
विवान ने उदास होकर कहा, बिल्कुल नहीं। फेई और मैं, हम बस पहले लोग थे जिन्हें मैं जानता था। आह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी वह मुझे ढूंढ पाएगी। वर्षों पहले अपने अचानक चले जाने और आयुषी गुप्ता के साथ अपने जटिल और उलझे हुए रिश्ते को याद करते हुए विवान स्तब्ध खड़ा था। हेलीकॉप्टर की खिड़की के बाहर शुद्ध सफेद बादलों को देखते हुए उसका मन भटकने लगा। आयुषी गुप्ता के अतीत के बारे में सोचने लगा, उस मासूम लड़की के बारे में सोचने लगा। एक अन्य हेलीकॉप्टर के अंदर हाओलोंग और प्रतीक बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था और वे पूरे रास्ते चुप रहे। हाओलोंग पत्थर की तरह स्थिर रहा और पूरे समय अपना ठंडा व्यवहार बनाए रखा। टीम लीडर प्रतीक रेजिमेंट कमांडर के मुख्य अंगरक्षक से ज्यादा परिचित नहीं था, इसलिए दोनों को हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन अंत में यह टीम लीडर प्रतीक ही थे जिन्होंने धीरे धीरे गतिरोध को तोड़ा। वह हाओलोंग की ओर मुड़ा और पूछा, कमांडर हाओ, डार्क सिटी की यात्रा कैसी रही? जब हाओलोंग ने टीम लीडर प्रतीक को यह प्रश्न पूछते सुना तो उसने ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे, बहुत अच्छा नहीं, यह विफल रहा और हम लगभग जीवित वापस नहीं आ पाए। हाओलोंग की यह बात सुन प्रतीक को बहुत आश्चर्य हुआ। हथियारबंद समूह में हर कोई जानता था कि हाओलोंग एक बेहद हट्टा-कट्टा आदमी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा कोई अपनी जान गंवा देगा। प्रतीक ने फिर पूछा, कंपनी कमांडर हाओ, आप डार्क सिटी से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुए? वे भाग गए। हाओलोंग ने कहा, अगर लॉन्ग यिन नाम का वह आदमी वास्तव में हम पर हमला करना चाहता है तो मुझे डर है कि विवान सहित कोई भी आज डार्क सिटी से जीवित वापस नहीं लौट पाएगा। हाओलोंग के ठंडे शब्दों ने टीम लीडर प्रतीक को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डार्क सिटी की यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी। एक पल सोचने के बाद प्रतीक ने मुड़कर कोई और सवाल नहीं पूछा। ओ पीली रेत आसमान में भर गई। एक जानलेवा आभा उमड़ पड़ी। घूमती पीली रेत के बीच कई आकृतियां तेजी से वार पलटवार में लगी हुई थीं। उनमें से एक बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक क्रूर तलवार थी, एक मुलायम तलवार। उसका सुंदर चेहरा इस समय ठंडा था और उसके बाएं गाल पर तलवार का एक लंबा, पतला निशान था। उसके बगल में काले कपड़े पहने 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनकी चाल और आंखों से यह स्पष्ट था कि ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे तथा उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक घातक हथियार था। दूसरी तरफ भी एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसके सामने 4 खून से सनी लाशें पड़ी थीं। उन लाशों पर भी नकाब लगा हुआ था, लेकिन अब वे मृत थीं। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर अपने हथियार डाल दो, वरना मुझे हत्याओं का दोष मत दो। उड़ती रेत के बीच एक बैंगनी वस्त्र पहने, मुलायम तलवार लिए एक आदमी अचानक हवा में बोला। वे 3 नकाबपोश व्यक्ति स्पष्ट रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और उनके साथी जमीन पर पड़े थे। हालांकि वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, फिर भी आप उनकी आंखों में डर देख सकते थे। प्रदीप अग्रवाल, आत्मा रीपर, नरक के द्वार को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? नकाबपोशों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। क्या वे दोनों वास्तव में प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर थे? हाँ, इस समय ये 2 लोग हैं। लेकिन प्रदीप अग्रवाल ने उपहास करते हुए कहा, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं नर्क के द्वार को धोखा नहीं देता। तुम काले कपड़े पहने 3 नकाबपोश आदमी तुरंत डर गए और उनके शरीर अनायास ही धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। प्रदीप अग्रवाल ने अपनी नरम तलवार उठाई और अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने 3 नकाबपोश लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, अपने हथियार नीचे रख दो। जैसे ही प्रदीप अग्रवाल ने ये शब्द कहे, उसके सामने खड़े काले कपड़े पहने 3 नकाबपोश लोगों ने तुरंत हमला बोल दिया, मानो वे मौत से लड़ रहे हों, दहाड़ते हुए। तीनों व्यक्ति एक साथ अलग अलग कोणों से प्रदीप अग्रवाल पर टूट पड़े। उनके घातक हथियार उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बुरी तरह से निशाना साध रहे थे। इन लोगों को अपने ऊपर इतनी भयंकर तरीके से हमला करते देख प्रदीप अग्रवाल अचानक गरजा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में पकड़ी नरम तलवार अचानक एक अजीब कोण पर बाहर आ गई। 3 नकाबपोश लोगों ने अत्यंत तीव्र गति से एक साथ हमला किया। स्पष्टतः वे कुशल लड़ाके थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे प्रदीप अग्रवाल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक बार जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रदीप अग्रवाल की तलवारबाजी तेज और निर्दयी थी। हर चाल तीनों पुरुषों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित थी।
उनमें से एक प्रदीप अग्रवाल की जहरीली तलवार के नीचे दुखद रूप से मरने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने काले नकाबपोश व्यक्ति की गर्दन को हवा के घातक झोंके की तरह चीर दिया था। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति पीड़ा से चीखा, फिर उसका गला पूरी तरह टूट गया और वह करुण चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को मरता देख काले कपड़े पहने एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति ने चाकू लेकर पीछे से प्रदीप अग्रवाल पर हमला कर दिया। प्रदीप अग्रवाल को अपने पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाई, लेकिन जोरदार वार प्रदीप अग्रवाल को नहीं लगा, बल्कि प्रदीप अग्रवाल के हाथ में मौजूद नरम तलवार ने उसे रोक लिया। उसकी तलवार को रोकने के बाद काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति अचंभित रह गया और उसने बदले में अपना चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रदीप अग्रवाल की घातक तलवार पहले से ही उसकी कलाई में चुभ रही थी। एक तेज वार से तलवार ने उस आदमी की एक भुजा काट दी। वह आदमी दर्द से चीख उठा, अपनी कटी हुई कलाई पकड़े हुए। उसकी दर्द भरी चीखें बेकाबू हो गईं। फिर प्रदीप अग्रवाल ने अपनी तलवार काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी के सीने में घोंप दी और उसकी धारदार धार उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। उसकी मृत्यु हो गई। काले कपड़े पहने आखिरी नकाबपोश व्यक्ति ने जब अपने साथी को एक क्षण में भयानक मौत मरते देखा तो वह भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल के आदमियों से कैसे बच सकता था? भागने की कोशिश कर रहे हो? यहां वापस आओ। सोल रीपर अचानक उछला और पल भर में ही अविश्वसनीय गति से काले नकाबपोश आदमी को पकड़ लिया। हवा में ही एक तेज किक मारकर उसने काले नकाबपोश आदमी को सीधे आसमान से नीचे गिरा दिया। सोल रीपर द्वारा जोरदार लात मारे जाने के बाद काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। तभी सोल रीपर अचानक नीचे उतरा और उसने अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी पर अपना पैर पटक दिया। हम भागने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सोल रीपर काले कपड़े पहने आदमी के सामने स्थिर खड़ा हो गया। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति भारी सांस ले रहा था। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं जब उसने कहा, आत्मा रीपर प्रदीप अग्रवाल, भले ही तुम मुझे मार दो, मेरा स्वामी हमसे बदला लेगा। वह तुम दोनों को गद्दार बना देगा और इच्छा करेगा कि तुम मर जाओ। इच्छा है कि तुम मर जाओ। जब तुम मरने वाले हो तब भी कठोर बातें कर रहे हो। सोल रीपर दहाड़ा और उस नकाबपोश आदमी पर जोर से पैर पटक दिया जो मरने वाला था। नकाबपोश व्यक्ति ने धीमी आवाज में कराहते हुए सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रदीप अग्रवाल धीरे से उसके पास आया। उसकी नरम तलवार नकाबपोश आदमी की ओर ठंडी तानते हुए बोली, बोलो, तुम्हें डार्क सिटी में किसने भेजा? आपके अलावा यहां और कौन है? यह जानते हुए कि वह आज बच नहीं पाएगा, नकाबपोश आदमी ने भयंकर आंखों से घूरते हुए कहा, अगर मैं मर भी गया तो भी नहीं बताऊंगा। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? फिर तो मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। एक ठंडी हंसी के साथ प्रदीप अग्रवाल ने अचानक अपनी नरम तलवार ओयांग के शरीर की ओर बढ़ा दी। ठंडी तलवार नकाबपोश आदमी के शरीर में घुस गई और उसकी त्वचा से खून बहने लगा। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से असहनीय दर्द सहन किया। देखते हैं तुम इसे कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खून से लथपथ कर दूंगा। प्रदीप अग्रवाल ने काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी से उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी की आंखों में द्वेष पूरी तरह से दर्द में बदल गया था। उसने दर्द सहन किया, लेकिन उसके शरीर में खून बहता रहा, जिससे धीरे धीरे जमीन लाल हो गई। अभी भी बात नहीं करेंगे? प्रदीप अग्रवाल ने अचानक व्यंग्य किया। फिर उसने तेजी से अपनी तलवार काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी की अकिलीज टेंडन की ओर घुमाई। मुलायम तलवार उसके टखने की नसें चीरती हुई निकल गई और काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख तुरंत निकल पड़ी। चीख बहुत ही दयनीय और दर्दनाक थी। बोलो या नहीं। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और तुम्हारी पूरी जीभ काट दूंगा, प्रदीप अग्रवाल ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर हत्या की तीव्र मंशा प्रकट हो रही थी, तथा उसमें मजाक का कोई संकेत नहीं था। काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी जानता था कि प्रदीप अग्रवाल कुछ भी कर सकता है। याद रखें, प्रदीप अग्रवाल कभी नर्क के द्वार में एक बेहद क्रूर व्यक्ति था। इसलिए नकाबपोश आदमी आखिरकार दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। जब नकाबपोश व्यक्ति ने अंततः बोलने की विनती की तो प्रदीप अग्रवाल के होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मुझे बताओ,
तुम में से कितने लोग डार्क सिटी पर नजर रखने आए हो? प्रदीप अग्रवाल ने ठंडे स्वर में पूछा। ज्यादा नहीं, बस 1 दर्जन या इतने ही लोग, काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी ने पीड़ा से कहा। तुम हम पर जासूसी करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ ड्रैगन ब्लड का पता लगाने आए हैं, काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी ने आगे कहा। यह सुनकर कि नरक के द्वार से आए ये लोग ड्रैगन के रक्त की जांच कर रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने एक दूसरे को देखा। बस इतना ही? प्रदीप अग्रवाल ने ठंडे स्वर में पूछा। उनके सामने काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, बस इतना ही? ये सब ऊपर से दिए गए आदेश हैं। क्या नर्क द्वार के नेता ने आपको विवान और चंद्रेश चौधरी से निपटने का आदेश नहीं दिया था? नहीं। प्रदीप अग्रवाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने सामने सोल रीपर को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि नर्क गेट का नेता अब पूरे दिल से लोंगियन से निपट रहा है। सोल रीपर ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाया। उस कमीने लोंगियन ने दानव अवशोषण तकनीक सीखी और जहर सम्राट को मार डाला, साथ ही नर्क द्वार के अन्य 2 मृत्यु रक्षकों को भी। बेशक संप्रदाय का नेता गुस्से में है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि नरक के द्वार का नेता अपने सामने ड्रैगन के रक्त के साथ आगे क्या करने की योजना बना रहा है। यह आसान है, बस उससे पूछ लो। प्रदीप अग्रवाल ने अचानक खून से लथपथ जमीन पर पड़ेले कपड़े पहने आदमी पर पैर रखा और कहा, बताओ, संप्रदाय के नेता लोंग यिन के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? और क्या वह हमेशा विवान और चंद्रेश चौधरी से ही निपटता था? अब वह कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? जैसे ही प्रदीप अग्रवाल ने ठंडे स्वर में सवाल पूछा, काले कपड़े पहने आदमी दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। संप्रदाय गुरु पहले ही भेज चुके हैं तियानलुओ और दिशा को दानव गुफा में उस बूढ़े राक्षस को आमंत्रित करने के लिए। क्या? जब प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने अचानक काले कपड़े पहने आदमी को यह कहते सुना, तो उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बेहद बदसूरत हो गए, मानो उन्होंने किसी भूत की आवाज सुनी हो। राक्षसों का अड्डा, राक्षस की मांद के अंदर पुराना राक्षस। प्रदीप अग्रवाल और उनके सामने खड़े सोल रीपर अविश्वास में बुदबुदा रहे थे। उनके चेहरों पर अत्यधिक भय झलक रहा था। वह कैसे संभव है? क्या नरक के द्वार का स्वामी सचमुच उस राक्षस को मुक्त करना चाहता है? आप जानते हैं, वह राक्षस लगभग 20 वर्षों से बंद है। सोल रीपर और प्रदीप अग्रवाल दोनों ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। उसने जमीन पर काले कपड़े पहने आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? क्या नरक के द्वार का स्वामी वास्तव में दानव गुफा के पुराने राक्षस को पुनर्जन्म देने का इरादा रखता है? यह सच है। मैंने यह बात यहां आए लोगों से सुनी है, और अब वे पहले ही तियानलुओ और दिशा को दानव गुफा में भेज चुके हैं। जमीन पर कपड़े पहने आदमी ने कहा। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति ने जो कहा, उसे सुनकर प्रदीप अग्रवाल और उनके सामने खड़े सोल रीपर दोनों में अत्यधिक बेचैनी देखी गई। लगता है ये एक बड़ी समस्या है, प्रदीप अग्रवाल ने कहा। यदि दानव गुफा का वह बूढ़ा राक्षस सचमुच बाहर आ गया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आत्मा काटने वाले ने भी कहा, हाँ, उस बूढ़े राक्षस की क्रूरता हमारी कल्पना से भी परे है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो संभवतः पूरी मार्शल दुनिया रक्तपात में डूब जाएगी। जब दोनों की बातचीत समाप्त हो गई, तो प्रदीप अग्रवाल ने अचानक जमीन पर पड़े काले कपड़े आदमी की ओर देखा और अपने सामने खड़े सोल रीपर से पूछा, क्या वह अभी भी जीवित है? प्रदीप अग्रवाल की बातें सुनकर काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति अचानक पीड़ा में चिल्लाया, कृपया मेरी जान बख्श दो। मुझे भी तुम्हारी तरह संप्रदाय के नेता ने इस स्थिति में धकेला है। कृपया। उसके इतनी गंभीरता से विनती करने के बाद भी सोल रीपर ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसे मार डालो। ये शब्द आत्मा रीपर के मुंह से निकले। सोल रीपर के ऐसा कहने के बाद प्रदीप अग्रवाल ने अपनी तलवार उठाई और काले नकाबपोश आदमी के गले में घोंप दी। खून की धार फूट पड़ी। काले कपड़े पहने नकाबपोश व्यक्ति चौड़ी आंखों से घूरता रहा और जमीन पर एक भयानक मौत मर गया। प्रदीप अग्रवाल और सोल रीपर ने नरक के द्वार द्वारा भेजे गए निगरानी कर्मियों से पूरी तरह निपटने के बाद दूर के रेगिस्तान की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि डार्क सिटी का मामला वास्तव में खत्म हो गया है। हाँ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग यिन अंतिम विजेता होगा। ईमानदारी से कहूं तो यहां तक कि मैं खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, सोल रीपर ने कहा। लॉन्ग यिन एक बेहद चालाक आदमी है। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। उसे जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे।
यदि वह उठ खड़ा होता तो वह नरक के द्वार के नेता से भी अधिक भयानक होता। प्रदीप अग्रवाल ने दूर के रेगिस्तान को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि नर्क द्वार के नेता ने अपना लक्ष्य लोंग यिन पर स्थानांतरित कर दिया है, प्रदीप अग्रवाल ने किनारे से कहा। उसके सामने खड़े आत्मा काटने वाले ने कहा, ऐसा होना चाहिए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नर्क के द्वारपाल वास्तव में उस बूढ़े राक्षस को दानव गुफा से बाहर लाएंगे, प्रदीप अग्रवाल ने कुछ हद तक चौंकते हुए कहा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, विवान और उसके लोग खतरनाक स्थिति में हैं। एक अत्यंत विश्वासघाती लांगिन है और दूसरा नरक के द्वार का नेता है, आत्मा रीपर ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रदीप अग्रवाल ने अपने सामने खड़े सोल रीपर को देखते हुए पूछा। वापस जाओ, बिन्हाई शहर वापस जाओ, विवान के पास रहो और उसे यह खबर बताना सबसे अच्छा होगा कि दानव गुफा का पुराना राक्षस जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेने वाला है, ताकि वह पहले से मानसिक रूप से तैयार हो सके, आत्मा रीपर ने कहा। उनके सामने खड़े सोल रीपर के ऐसा कहने के बाद प्रदीप अग्रवाल ने झट से सिर हिलाया, फिर रेगिस्तान में पड़ी कुछ लाशों की तरफ देखे बिना ही दोनों उछल पड़े और दूर भाग गए। विवान वापस आ रहा है, विवान जल्द ही वापस आ जाएगा। सशस्त्र समूह अब हर कोई जानता था कि विवान वापस आ रहा था। विवान को जानने वाले सभी लोग, साथ ही उसके रिश्तेदार भी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। नैना कमरे में आयुषी गुप्ता से बात कर रही थी कि अचानक उसे खबर मिली कि विवान वापस आ रहा है। वह स्तब्ध रह गई। तभी वह अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा। विवान वापस आ गया है, सच में, उसने अविश्वास से कहा, और उसके सामने खड़ी आयुषी गुप्ता पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। विवान, क्या विवान सचमुच वापस आ गए हैं? मिस गुप्ता, आप एक और दिन क्यों नहीं रुकती? विवान वापस आ गया है। इस समय नैना ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं और उत्साह से आयुषी की ओर देखा और कहा। आयुषी गुप्ता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। नैना ने आयुषी गुप्ता की ओर देखा और कहा, खैर वह जल्द ही वापस आ जाएगा। मिस गुप्ता, आपको इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। आप इसे याद करते हैं या नहीं, यह सिर्फ एक विचार का मामला है। नैना के बोलने के बाद वह अचानक मुड़ी और तेजी से बाहर भाग गई। वह उत्साहित थी। इतने दिनों के इंतजार और लालसा के बाद नैना अंततः यह खबर सुनकर बेहद उत्साहित थी कि विवान वापस आ रहा है। जबकि नैना जल्दी से बाहर भाग गई, आयुषी गुप्ता कमरे के बीच में अकेली बैठी रही, विचारों में खोई हुई। विवान से मिलने से पहले आयुषी गुप्ता उसे देखने के लिए बहुत तरसती थी, लेकिन अब जब उसने आखिरकार यह खबर सुनी कि विवान लौटने वाला है, तो उसका दिल अचानक डर और घबराहट में बदल गया, क्योंकि उसे निराशा का डर था। निराशा का डर। अब वह कमरे में फंस गई है, दुविधा में। उसकी खूबसूरत आंखें उसके सामने रखे सूटकेस को घूर रही हैं। वह बस वहां खाली बैठी है। तेजी से बाहर भागते हुए नैना ने सौ फूलों वाली परी को दिव्या विश्वराज और आगे के अन्य लोगों से बात करते देखा। जैसे ही नैना वहां से गुजरी, सौ फूलों वाली परी ने उसी समय नैना को देख लिया। नैना, तुम आ गई हो। सौ फूलों वाली परी ने नैना को देखते ही उसका अभिवादन किया। नैना ने हल्के से मुस्कुराकर धीरे से पुकारा, आंटी हुआ, विवान जल्द ही वापस आ रहा है। मैंने सुना है कि रोहित और राक्षस जी पहले ही विवान को लेने जा चुके हैं। सो फूलों वाली परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, सचमुच? हालांकि नैना अंदर से उत्साहित थी, उसने उदासीन भाव बनाए रखा। हाँ, रोहित और राक्षस जी अब यहाँ नहीं हैं। वे जरूर उनका स्वागत करने साथ गए होंगे। ओह, मुझे विवु को देखे हुए बहुत समय हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका वजन कम हो गया है या उसे कोई कठिनाई झेलनी पड़ी है। सो फूलों वाली परी ने आह भरी। सो फूलों वाली परी विवान को बचपन से ही बहुत प्यार करती रही है। उसके जन्म से ही वह उसे लगभग हर दिन गोद में लिए रहती थी। वह उसके लिए लगभग मां जैसी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके लिए बेहद चिंतित रहती थी। चलो कार्यालय चलें और उनका इंतजार करें। और जैसे ही वह बोल रही थी, परी शीतल दिव्या विश्वराज और नैना को तेजी से ग्रुपन के कार्यालय की ओर ले गई। सभी के पहुंचने के बाद वे खुले प्रशिक्षण मैदान में विवान और रोहित का इंतजार करने लगे। सबकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। अचानक दूर आसमान से एक हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई दी। जैसे ही हेलीकॉप्टरों की गर्जना नजदीक आई, दूर आसमान से दो हेलीकॉप्टर उड़कर नीचे आए और दिखाई दिए। वे वापस आ गए हैं, वे वापस आ गए हैं। दिव्या विश्वराज के बगल में नौकरानी इस संध्या ने उत्साह से कहा। इस बीच दिव्या विश्वराज, नैना और शीतल फेरी, अन्य सभी लोग आकाश में दो हेलीकॉप्टरों को खुश आंखों से देख रहे थे।
हेलीकॉप्टर ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया है। जैसे ही विशाल प्रोपेलर तेजी से उड़ती कारों की तरह घूमने लगे, तभी दो हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे उतर आए। यह विमान विशाल एवं खाली प्रशिक्षण मैदान पर उतरा। दो हेलीकॉप्टरों के उतरने के बाद दिव्या विश्वराज, नैना और 100 फूलों वाली परी तेजी से घूमते हेलीकॉप्टरों की ओर दौड़ी। उसी समय केबिन का दरवाजा जोर से खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने अपने भाइयों को एक एक करके हेलीकॉप्टर से कूदते देखा। कूदने वाला पहला व्यक्ति रोहित था, उसके बाद जगदीश, एचओ, भूत सेवक। वे सचमुच वापस आ गए। जब विमान केबिन के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया, तो सभी लड़कियों के दिल धड़क उठे। वे सभी विमान को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे, जिसका वजन कम हो गया था और त्वचा का रंग गहरा हो गया था। विवान, विवु, दिव्या विश्वराज और सफूल परी के मुंह से अचानक चीख निकली। तभी मैंने उन्हें हमारी ओर दौड़ते हुए देखा। इतने लंबे समय तक सशस्त्र समूह क्षेत्र से दूर रहने के बाद विवान का दिल धड़क उठा जब उसने उन महिलाओं को देखा जिनसे वह प्यार करता था। विवु, तुम आखिरकार वापस आ गई। सो फूलों वाली परी सबसे पहले दौड़कर आई, और फिर मानो अपने सबसे प्यारे रिश्तेदार को देखकर उसने विवान को अपनी कोमल बाहों में कसकर गले लगा लिया। फूल परी की नज़र में विवान एक ऐसा बच्चा लग रहा था जो कभी बड़ा नहीं होगा। विवान ने भी अपने सामने सो फूलों वाली परी को कसकर गले लगा लिया। उसकी नज़र में वह उसकी सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक थी। फूलों की परी ने विवान को बहुत देर तक पकड़े रखा, फिर अनिच्छा से उसे छोड़ दिया। विवान के कुछ सांवले चेहरे को देखते हुए उसने कहा, विवु, तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम बहुत काले हो गए हो। क्या तुम्हें रास्ते में बहुत कष्ट हुआ? फूल परी ने पूछा। विवान ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया। चाची शीतल, मैं ठीक हूं। ओह मूर्ख बच्चा। दिव्या विश्वराज और नैना, जो कुछ क्षण पहले उत्साहित थे, विवान को देखकर अवाक रह गए और बस एक तरफ खड़े होकर उसे देखने लगे। विवान ने भी उन्हें प्यार से देखा, लेकिन चूंकि उसके सभी भाई वहां मौजूद थे, इसलिए वह कुछ भी कहने में शर्मिंदा था। वह बस अपने प्रियजनों को गहराई से देखता रहा। तीसरी बहन। अचानक भूत सेवक फूलपरी की ओर चला गया। जब फूलपरी ने भूत सेवक को आते देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। चौथे भाई, आपने विवु की रक्षा करने में कड़ी मेहनत की है, परी शीतल ने कहा। तभी उसकी खूबसूरत आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह पूरे कमरे को देखने लगी। अरे, दूसरा भाई कहाँ है? सो फूलों वाली परी ने अचानक पूछा। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली, लेकिन देखा कि चंद्रेश चौधरी गायब है, जिससे उसने जिज्ञासावश पूछा। सो फूलों वाली परी के अचानक यह प्रश्न पूछने पर भूत सेवक ने तुरंत दुख से अपना सिर नीचे कर लिया। फूल परी अविश्वसनीय रूप से चतुर थी। जब उसने भूत सेवक को अचानक ना दुखी भाव प्रदर्शित करते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। चौथा भाई, दूसरा भाई कहाँ है? क्या दूसरे भाई को कुछ हुआ है? परी शीतल ने चौंककर अपने सामने खड़े भूत सेवक का कंधा पकड़ते हुए पूछा। वह इतने सालों से चंद्रेश चौधरी और उसके सामने मौजूद भूतिया नौकर के साथ भाई बहन के रिश्ते की परवाह कैसे नहीं कर सकती थी। जैसे ही सो फूलों वाली परी घबराकर चिल्लाई, भूत सेवक ने असहाय होकर कहा, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल और बेहोश है। क्या? दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है? वह कहाँ है? परी शीतल ने जल्दी से पूछा। उसके सामने खड़े भूत सेवक ने जल्दी से हेलीकॉप्टर केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा, दूसरा भाई अंदर है। उसके इतना कहते ही सो फूलों वाली परी चिल्लाई, दूसरा भाई, और तेजी से केबिन की ओर दौड़ी। केबिन के अंदर चंद्रेश चौधरी का चेहरा मौत की तरह ग्रे हो गया था। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, बिल्कुल एक लाश की तरह। जब सो फूलों वाली परी ने देखा कि चंद्रेश चौधरी एक लाश की तरह दिख रही है, तो वह इतनी डर गई कि वह लगभग बेहोश हो गई। चंद्रेश चौधरी का एकमात्र हाथ पकड़ते हुए उसने जल्दी से पुकारा, दूसरा भाई, दूसरा भाई। लेकिन चंद्रेश चौधरी एक भी शब्द नहीं सुन सका। वह पूरी तरह से मृत प्रतीत हो रहा था। तीसरी बहन, दूसरा भाई ठीक है, वह बस अस्थायी रूप से बेहोश है, वह ठीक हो जाएगा। भूत सेवक ने अपने सामने खड़ी सो फूलों वाली परी को आश्वस्त करने की कोशिश की। इस बीच विवान ने जल्दी से कहा, जियोलोंग, एचओ, जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ, जल्दी। विवान के निर्देश सुनने के बाद जियोलोंग और एचओ जल्दी से चंद्रेश चौधरी के ठंडे शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़े और उसे तेजी से सशस्त्र समूह के अस्पताल की ओर ले गए। कुछ लोग आगे चल रहे थे, उन्हें अस्पताल की ओर ले जा रहे थे। विवान और उसके भाई आक्रमण की खुशी और भावनात्मक लगाव को नजरअंदाज करते हुए सशस्त्र समूह के जनरल अस्पताल की ओर सैनिकों के पीछे चले गए। टीम लीडर प्रतीक और हाओलोंग ने नेतृत्व किया।
सशस्त्र समूह के अस्पताल में पहुंचने पर प्रतीक चिल्लाया, डॉक्टर कहाँ है? जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढो, एक मरीज है। जैसे ही टीम लीडर प्रतीक चिल्लाए, सफेद कोट पहने कई नर्सें कपड़ों से भरे स्ट्रेचर को धकेलते हुए सशस्त्र क्षेत्र से बाहर निकल आईं। मरीज को इस बिस्तर पर लेटने दो, नर्सों ने कहा। इसलिए जगदीश और एचओ ने जल्दी से चंद्रेश चौधरी के ठंडे शरीर को अपने सामने स्ट्रेचर पर रखा और फिर स्ट्रेचर को जल्दी से अस्पताल के अंदर की ओर धकेल दिया। विवान और उसके भाई भी उसके पीछे पीछे आए। उस समय आगे आपातकालीन कक्ष में सफेद कोट पहने 4-5 डॉक्टर पहले से ही मरीजों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चंद्रेश चौधरी को तेजी से अंदर लाया गया, डॉक्टर उसके सामने आपातकालीन कक्ष में चले गए। तभी आपातकालीन कक्ष का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ये मुझे माफ करे, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें। नर्स ने विवान और उसके भाइयों को आपातकालीन कक्ष के बाहर रोक दिया। हालांकि विवान उसके भाई चंद्रेश चौधरी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, फिर भी उन्हें नर्स की बातें सुननी पड़ी। इसलिए वे केवल गलियारे की गली में उत्सुकता से इंतजार कर सकते थे। दूसरा भाई कैसे घायल हो गया? दूसरे भाई को आखिर हुआ क्या था? उसे किसने चोट पहुंचाई? अचानक फूलों वाली परी ने अपने पास बैठे भूतिया नौकर को पकड़ लिया और पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें अब जानलेवा इरादे से भर गई थीं जब वह भूतिया नौकर को घूर रही थी। फिर भूत सेवक बोला, हमें डार्क सिटी में परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे ही भूत सेवक बोला, उसने डार्क सिटी में घटित हुई सारी बातें बता दी। जब उसने यह बात कही तो उसके सामने बैठे सभी भाइयों ने निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि 100 फूलों वाली परी और नैना और उसके बगल में बैठे अन्य सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क सिटी की उनकी यात्रा इतनी खतरनाक और क्रूर होगी। विवान और उसके भाइयों ने दुष्ट डार्क सिटी में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। क्या वे सब मर गए हैं? क्या यह हो सकता है कि यह सब लॉन्ग इन नाम के उस व्यक्ति ने किया हो? परी शीतल ने अविश्वास से भूत सेवक से पूछा। भूत सेवक ने उदास होकर सिर हिलाया। भूत सेवक ने कहा, दूसरे भाई को उस ड्रैगन राजकुमार ने अंत में इस तरह पीटा क्योंकि वह हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। भूत सेवक की बात सुनकर फूल परी को गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका दूसरा भाई भी हार जाएगा। प्रसिद्ध चंद्रेश चौधरी वास्तव में हार गया था। जब से वह चंद्रेश चौधरी के साथ आई है, उसने चंद्रेश चौधरी को शायद ही कभी हारते देखा हो। आमने सामने की लड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां तक कि जब चंद्रेश चौधरी पर एक राक्षस का कब्जा था और उसने अधिपति तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, तब भी वह हार गया। इससे पता चलता है कि लोंग इनकी ताकत कितनी भयानक होगी। इसलिए 100 फूलों वाली परी स्तब्ध रह गई। मुझे अपने दूसरे भाई का बदला लेने के लिए लोंग इनको मारना होगा, फूल परी ने गुस्से से कहा। उसके पास खड़े भूत सेवक ने कहा, तीसरी बहन, जल्दबाजी में काम मत करो। दूसरा भाई ठीक हो जाएगा। दूसरा भाई इस बार निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। भूत सेवक की यह बात सुनकर क्रोधित फूल परी केवल अपनी पीड़ा और घृणा को दबा सकती थी और वहीं प्रतीक्षा कर सकती थी। फूल परी अंततः शांत हो गई। जब नैना और दिव्या विश्वराज ने भूत सेवक को डार्क सिटी की भयावह यात्रा के बारे में बताते हुए सुना, तो उन दोनों को विवान के लिए एक ठंडी सी अनुभूति हुई। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि डार्क सिटी इतनी खतरनाक और डरावनी होगी। सौभाग्य से विवान सुरक्षित लौट आया और उनके सामने खड़ा हो गया। अभी विवान की परवाह करने के अलावा वे इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार चंद्रेश चौधरी का भाग्य फिलहाल अज्ञात है। विवान और उसके भाई गलियारे में उत्सुकता से बैठे इंतजार कर रहे थे। आपातकालीन कक्ष में लाल बत्ती अभी भी जल रही थी और किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। यह तो दूर की बात है कि चंद्रेश चौधरी जीवित है या मृत। विवू, तुम अभी अभी वापस आई हो, पहले तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? फूलों वाली परी विवान और उसके भाइयों के चेहरे पर थकान देख सकती थी और उसने दिल में दर्द के साथ कहा, इस पूरी यात्रा के दौरान क्या विवान और उसके भाइयों को कभी चैन की नींद आई? और तो और विवान अपनी खर्च की हुई सच्ची ऊर्जा चंद्रेश चौधरी के शरीर को सहारा देने में लगा रहा था, वरना चंद्रेश चौधरी की धड़कन शायद बहुत पहले ही बंद हो गई होती। विवान का शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया था, लेकिन वह फिर भी डटा हुआ था, क्योंकि वह वास्तव में चंद्रेश चौधरी के बारे में चिंतित था। फूल परी के चिंतित शब्दों को सुनने के बाद विवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाची फूल, मैं ठीक हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। जगदीश, अचो
और तुम सब पहले जाकर आराम करो। विवान ने तांग जगदीश और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों को देखते हुए कहा। लेकिन भाइयों को आराम कैसे मिल सकता था? सबने सिर हिलाकर कहा, भाई, हमें नींद नहीं आ रही है। मेरी बात सुनो, सब लोग जाकर आराम करो। विवान ने अचानक गंभीरता से कहा। लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही होगी? पूरी यात्रा के दौरान वे मुश्किल से ही सोए थे और अब वे सभी विवान की तरह एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। भाई, अगर हम आराम करें तो आप क्या करेंगे? यश राणा ने चिंता के साथ विवान से पूछा। यश राणा के बोलने के बाद सौफूल परी और नैना ने अपना ध्यान इस अजनबी की ओर लगाया, क्योंकि उनमें से किसी ने भी यश राणा को पहले नहीं देखा था। लेकिन विवान ने कहा, आप लोग पहले जाकर आराम करें, मैं स्वाभाविक रूप से बाद में जाऊंगा। टीम प्रतीक, क्या आप कृपया मेरे भाइयों के लिए थोड़ा आराम करने की व्यवस्था कर सकते हैं? विवान ने टीम लीडर प्रतीक से जोर देकर कहा। टीम लीडर प्रतीक ने कहा, ठीक है, मैं अपने आदमियों से तुरंत कमरों का प्रबंध करवाता हूं, प्रतीक ने कहा और बाहर निकल गया। विवान के आग्रह के बाद कि भाई जाकर आराम करें, हालांकि वे अनिच्छुक थे, वे विवान की इच्छा की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक-एक करके सिर हिलाया और टीम लीडर प्रतीक के पीछे बाहर चले गए। इस समय केवल रोहित, राक्षस जी, शीतल फेरी, नैना और दिव्या विश्वराज गलियारे में थे, जबकि जगदीश एचाऊ, भूत सेवक और यश राणा को आराम करने के लिए ले जाया गया था। विवान, क्या तुम थके नहीं हो? रोहित ने चिंता से विवान से पूछा। विवान ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, क्यों ना आप भी जाकर आराम करें? सीनियर चौधरी, हम यहीं रहकर काम संभाल सकते हैं, रोहित ने कहा। विवान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में सो जाऊंगा और आराम करूंगा। विवान के हठपूर्वक रुकने पर जोर देने के बाद भाई इससे अधिक कुछ नहीं कह सके और अब वे गलियारे में इंतजार कर रहे हैं। आपातकालीन कक्ष में लाल बत्ती लगातार चमकती रही और किसी को नहीं पता था कि उन डॉक्टरों को बाहर आने में कितना समय लगेगा। बाहर यह स्पष्ट था कि विवान वास्तव में खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतने दिनों तक आराम न मिलने से उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसके अलावा रास्ते में वह गंभीर रूप से घायल चंद्रेश चौधरी में अपनी अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। इसलिए वहां बैठे रहने के बावजूद उसका पूरा शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। विवान को इस तरह देखकर फूल परी ने आखिरकार कहा, विवु, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। विवान अभी भी जिद्दी बनना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि नैना भी अचानक वहां आ गई। उसने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप उसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आप अपने स्वास्थ्य को भी खराब नहीं होने दे सकते। अपनी प्रिय नैना को यह कहते हुए देखकर विवान के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। हाँ, अपने काले घेरों को देखो, तुम पांडा की तरह दिख रहे हो। तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? दिव्या विश्वराज अचानक फिर से आई और छेड़खानी से बोली। उनकी बातें सुनकर विवान को बहुत आराम महसूस हुआ। अंततः विवान ने कहा, ठीक है, फिर मैं आराम करने जाऊंगा। चाची शीतल, रोहित, मैं यह जगह आपके लिए छोड़ दूंगा, विवान ने निर्देश देते हुए कहा। रोहित और सोफूलो वाली परी दोनों ने सिर हिलाया। फिर विवान आराम करने के लिए कदम दर कदम बाहर की ओर चला गया। नैना, विश्वराज, तुम दोनों जाओ और विवान का ख्याल रखो, परी शीतल ने दोनों महिलाओं को देखते हुए कहा। सोफूल परी की बात सुनकर दिव्या विश्वराज और नैना तुरंत शर्मा गए। वह बहुत बूढ़ा है, उसे देखभाल की जरूरत नहीं है ना? दिव्या विश्वराज ने चिंतित होने का नाटक करते हुए धीमी आवाज में कहा। नैना भी थोड़ा शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी थी। मूर्ख लड़की, जल्दी जाओ और जाओ, मैं यहां सब कुछ खुद संभाल सकती हूं। विवु इतने लंबे समय से बहुत तकलीफ में है और इतनी मेहनत कर रहा है, वह आखिरकार वापस आ गया है। तुम दोनों जाकर उसका ध्यान रखो, परी शीतल ने कहा। सो फूलों वाली परी की बात सुनने के बाद दिव्या विश्वराज ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और अपने सामने नैना को देखा। नैना ने कहा, ठीक है चाची शीतल, तो हम पहले विवान की देखभाल करेंगे। हाँ, आगे बढ़ो, फूल परी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए नैना और दिव्या विश्वराज बाहर चले गए। विवान को निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत थी। उसने पहले अपने शरीर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया था, लेकिन वापस आकर आराम करने के बाद उसे पूरे शरीर में दर्द, सुन्नता और कमजोरी महसूस हुई, मानो उसे धक्का देकर गिरा दिया जाएगा। विवान, जो आगे चल रहा था, ने अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनी। विवान, विवान ने अपना सिर घुमाया
और नैना और दिव्या विश्वराज को अपनी ओर चलते देखा। उसने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं की ओर देखा। हम तुम्हें आराम करने के लिए ले चलेंगे, दोनों ने विवान की ओर चलते हुए कहा। विवान ने दोनों महिलाओं की ओर देखते हुए सिर हिलाया। नैना और दिव्या विश्वराज विवान के दोनों ओर चल रहे थे। दोनों ही शर्मिंदा दिख रही थीं और कुछ भी नहीं बोल रही थीं। हालांकि विवान खुद शब्दों के अभाव में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों महिलाओं से क्या कहें, लेकिन वह बस वहीं चलता रहा। जब विवान उन दोनों महिलाओं के साथ साथ चल रहा था, तो उसने एक कोने से उदास नजरों से उन्हें देखती खूबसूरत आंखों को देखा। जब वह इस दृश्य को पीड़ा से देख रही थी, तो उसकी सुंदर आंखें चमते आंसुओं से भर गईं। किसी को भी उसके दिल का दर्द नहीं पता था, न ही किसी ने इस कोने से उस दुखी व्यक्ति को देखा था। अंततः विवान को एक गहरी, स्नेह भरी नज़र से देखने के बाद वह उस कोने में गायब हो गई। और विवान का क्या? वह अभी भी नैना और दिव्या विश्वराज के पीछे पीछे उनके निवास स्थान की ओर जा रहा था। प्रतीक ने विवान के लिए एक बढ़िया कमरा तैयार किया। विवान के कमरे में पहुंचने पर नैना ने एक पत्नी की तरह धीरे से बिस्तर पर चादर बिछाई और फिर अपने सामने वाले बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, विवान, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। विश्वराज, चलो अभी उसे परेशान नहीं करते, नैना ने दिव्या विश्वराज की बात खत्म होने के बाद उससे कहा। दिव्या विश्वराज ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, अब हम चलते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, दिव्या विश्वराज और नैना बाहर चले गए। विवान मूल रूप से उन दो महिलाओं से कुछ कहना चाहता था जिन्हें वह प्यार करता था, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने उन्हें जबरन वापस निगल लिया। दोनों महिलाओं को जाते हुए देखने के बाद विवान को अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस हुई और वह अपने सामने बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही वह लेटा, अचानक एक लड़की का नाम उसके दिमाग में आया। आयुषी। ओह, मैंने रोहित से सुना है कि आयुषी गुप्ता यहाँ है। मैंने उसे आज क्यों नहीं देखा? यह विचार अचानक विवान के मन में आया और वह बिस्तर पर अचानक उठ बैठा। फिर वह एक क्षण के लिए रुका और आयुषी गुप्ता के बारे में सोचने लगा। आयुषी हमेशा से उसकी स्मृति की गहराई में छिपी हुई थी, लंबे समय से उसके दिमाग में बंद थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आयुषी इस बार अचानक प्रकट हुई। विवान की सारी यादें एक साथ वापस आ गईं। वह उस समय की अमीर युवती से भी मिलना चाहता था और साथ ही वह उससे पूछना चाहता था कि इतने वर्षों में वह कैसी रही। एक पल सोचने के बाद विवान बिस्तर से उठ गया। उसने आयुषी गुप्ता को ढूंढने जाने का निर्णय लिया। खड़े होकर विवान ने दरवाज़ा खोला। बाहर धूप चकाचौंध कर रही थी। उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। इतने दिनों और रातों की कड़ी मेहनत ने उसकी शारीरिक शक्ति को कमजोर कर दिया था। चकाचौंध कर देने वाले सूरज को देखते हुए विवान को चक्कर आने लगा और वह लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस भयावह स्थिति के घटित होने के बाद विवान ने जल्दी से अपना सिर जोर से हिलाया और अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर घूम रहा था और उसकी आंखें भी चमकने लगी थीं। वह अपने दिल में जानता था कि उसकी ताकत खत्म होने वाली है। विवान के ऐसा करने के बाद आयुषी गुप्ता को खोजने की उसकी योजना फिर से विलंबित हो गई। अपने कमरे में लौटने के बाद विवान ने जल्दी से अपना चेहरा पानी से धोया और खुद से कहा, पहले थोड़ी देर सो ले और फिर वह आयुषी के सोने के बाद उससे मिलने जाएगा। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम बाद में फिर मिलेंगे तो आयुषी ठीक हो जाएगी। अंततः विवान अपनी शारीरिक सीमाओं को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह केवल धीरे धीरे बिस्तर पर लेट सका और आराम करना शुरू कर सका। उसने मन ही मन सोचा कि उसे अभी आयुषी गुप्ता से मिलने नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे मिलने जाने से पहले थोड़ा बेहतर महसूस करने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन भले ही उसने ऐसा सोचा हो, लेकिन वास्तविकता क्या थी? विवान के कमरे से निकलने के बाद नैना और दिव्या विश्वराज रास्ते में चुप रहे। दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। अंततः दिव्या विश्वराज ने ही चुप्पी तोड़ी। अचानक उसने अपने सामने नैना को देखा और पूछा, आप आयुषी गुप्ता नाम की उस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? अचानक दिव्या विश्वराज को ये कहते हुए सुनकर नैना ने धीरे से अपना सिर घुमाया और दिव्या विश्वराज पर नजर डाली। अर्थ क्या है? मेरा मतलब यह है कि क्या गुप्ता उपनाम वाली वह महिला अभी भी सशस्त्र समूह के साथ रहने का इरादा रखती है? दिव्या विश्वराज ने पूछा। नैना ने कहा, वे यहां रहें या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नैना को अचानक यह कहते हुए सुनकर
दिव्या विश्वराज ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? दिव्या विश्वराज ने अचानक नैना से पूछा। नैना अचानक हंस पड़ी और बोली, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? नाटक करना बंद करो। क्या तुम नहीं बता सकते कि गुप्ता उपनाम वाली लड़की विवान को पसंद करती है? क्या तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही? क्या तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही? दिव्या विश्वराज ने बड़ी उत्सुकता से अपने सामने नैना को देखा। जब नैना ने दिव्या विश्वराज को यह कहते सुना तो वह थोड़ा मुस्कुराई। दिव्या विश्वराज, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो तुम्हारा होना है वह हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं होना है उसे तुम कभी नहीं ले सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। नैना के बोलने के बाद दिव्या विश्वराज इतनी क्रोधित हो गई कि उसके शरीर से आग निकल रही थी। नैना, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि मैं, दिव्या विश्वराज, उससे किसी बात पर लड़ रही हूं? दिव्या विश्वराज ने उसे घूरते हुए कहा। नैना ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है, आप खुद इसे जानते हैं। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि मिस गुप्ता एक बहुत अच्छी लड़की है। कम से कम वह आपकी तरह बिगड़ी हुई और जिद्दी तो नहीं है। ये शब्द कहने के बाद नैना अचानक जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन किसने सोचा था कि दिव्या विश्वराज अचानक एक बिगड़ल युवती की तरह गुस्सा दिखाएगी। नैना, आज तुम खुद को साफ साफ समझाओ, मैं दिव्या विश्वराज कैसे अनियंत्रित या जिद्दी हो गई? दिव्या विश्वराज इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग उछल पड़ी और चिल्ला पड़ी। दिव्या विश्वराज की यह बात सुनकर नैना ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम खुद को अच्छी तरह से नहीं जानती? मुझे तुम्हें यह सब क्यों समझाना पड़ रहा है? तुम। दिव्या विश्वराज अचानक क्रोधित हो गई। नैना ने फिर से दिव्या विश्वराज की ओर नहीं देखा, पलट कर कहा, ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहां से जाने लगी। दिव्या विश्वराज नैना से बहुत नाराज थी और वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। नैना, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें आज अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा। दिव्या विश्वराज के बोलने के बाद वह अचानक चमक उठी और एक पतला हाथ नैना के कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब आगे चल रही नैना को अचानक दिव्या विश्वराज के हमले का आभास हुआ तो उसका सुंदर चेहरा बर्फीला और घुटन भरा हो गया। तभी एक पतला हाथ अचानक पीछे की ओर आया और दिव्या विश्वराज की कलाई पकड़ ली। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? नैना ने अपने सामने खड़ी दिव्या विश्वराज को देखते हुए पूछा। दिव्या विश्वराज, जो उस समय बहुत गुस्से में थी, ने अपने लाल होंठ फुलाए और आंखों में रोष भरते हुए कहा, ठीक है, तो हमला करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूं? ठीक है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, नैना ने इस समय कहा। अचानक दोनों सुंदरियों के बीच सशस्त्र समूह के भीतर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दिव्या विश्वराज ने, जैसा कि विश्वराज परिवार की पूर्व सबसे बड़ी बेटी से अपेक्षा की जाती थी, तीव्र और निर्दयी कदम उठाए। दो पतले हाथ भूतिया परछाइयों की तरह नैना की ओर बढ़े। नैना की बात करें तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी। हर चाल बिल्कुल सही समय पर थी और प्रत्येक तकनीक घातक और निर्दयी थी, क्योंकि पूर्व हत्यारे नैना को एक ही वार में मारना था। यहां दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला था और जमकर मुकाबला हुआ। जिन लोगों ने दूर से लड़ाई की आवाज सुनी थी, वे चारों ओर इकट्ठा हो गए और दृश्य को देखकर हंसने लगे। दो अद्भुत सुंदरियों को इस तरह लड़ते देखना किसे अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए उन्होंने दिन दहाड़े कार्रवाई शुरू कर दी। सशस्त्र समूह अस्पताल में परी, शीतल, रोहित और ओल्ड मॉन्स्टर जी अभी भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आपातकालीन कक्ष में क्या हो रहा है। अचानक उसी समय टीम लीडर प्रतीक गंभीर भाव से दौड़ते हुए आए। श्री चेन, कुछ हुआ है? टीम लीडर प्रतीक, जो दौड़कर वहां पहुंचे थे, ने तुरंत भौहें चढ़ाई और रोहित से कहा। रोहित, शीतल, फेरी और राक्षस जी, जो उत्सुकता से गलियारे में इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने सुना कि कुछ हुआ है तो वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत टीम लीडर प्रतीक की ओर देखा और पूछा, टीम प्रतीक, क्या हुआ? उन्होंने फिर से लड़ाई शुरू कर दी है। प्रतीक ने उदास होकर कहा, यह सुनकर कि एक और लड़ाई छिड़ गई है। रोहित तुरंत निराश हो गया। न सिर्फ वह निराश था, बल्कि उसके बगल में खड़ी 100 फूलों वाली परी भी पूरी तरह से हैरान थी। उसने जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? कौन लड़ रहा है? दोनों महिलाएं लड़ने लगी, मिस नैना और मिस दिव्या। प्रतीक ने कहा। यह सुनकर कि दो तेजस्वी सुंदरियां वास्तव में लड़ने लगी थीं, रोहित तुरंत नाराज हो गया।
कल ही तो दिव्या विश्वराज का आयुषी गुप्ता से झगड़ा हुआ था। आज वे फिर से कैसे लड़ रहे हैं? हे भगवान! टीम लीडर प्रतीक की बात सुनकर ओल्ड गे ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और खुद से बुदबुदाया, महिलाएं, महिलाएं। फूलपरी ने प्रतीक की ओर देखा और पूछा, टीम प्रतीक, क्या वे सचमुच लड़ने लगे थे? वे क्यों लड़ रहे थे? प्रतीक ने अजीब तरीके से कहा, यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह दिल के मामलों से संबंधित होना चाहिए। प्रतीक की बातें सुनकर फूलपरी तुरंत नाराज हो गई। इसे भूल जाओ, तुम्हें जाकर उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वे दोनों अभी लड़ रहे हैं, वांग झेंडाओ ने कहा। फूलपरी ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, मैं जाकर देखूंगी। रोहित, एल्डर जी, कृपया यहीं रुके और मेरे दूसरे भाई पर नजर रखें। मैं जाकर देखती हूं कि क्या हो रहा है। सो फूलों वाली परी ने रोहित जी और एल्डर जी से कहा। रोहित ने कहा, वरिष्ठ हुआ, चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। ठीक है, पक्का। सो फूलों वाली परी के ऐसा कहने के बाद वह जल्दी से प्रतीक के पीछे उस स्थान की ओर चला गया जहां दोनों महिलाएं लड़ रही थीं। क्योंकि वह बहुत थक गया था, विवान लेटते ही सो गया। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। दिव्या विश्वराज और नैना के बीच हुई लड़ाई की खबर तो दूर की बात है, वह बस बिस्तर पर चुपचाप आराम कर रहा था। हालांकि विवान उस समय गहरी नींद में था जब वह अचानक पसीने से लथपथ हो गया। पता चला कि विवान को एक और बुरा सपना आ रहा था। हालांकि यह सपना उसके पहले देखे गए सपनों से बिल्कुल अलग था। अपने सपने में उसने खुद को धुंध से भरे एक उजाड़ स्थान पर खड़ा देखा। धुंध के माध्यम से विवान को अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक कब्रिस्तान में खड़ा था। अचानक एक के बाद एक कब्रें उसकी आंखों के सामने उभरने लगी। इन कब्रों को देखकर विवान को सपने में अचानक डर लगा। फिर उन्होंने कब्रों को ध्यान से देखा, जिन पर मृतकों के नाम अंकित थे। चंद्रेश चौधरी। अरे बाप रे! पहले मकबरे पर वास्तव में चंद्रेश चौधरी का नाम उत्कीर्ण था और ठंडे पत्थर पर चंद्रेश चौधरी का चित्र भी चिपका हुआ था। नहीं, असंभव, असंभव! विवान अचानक अपने सपने में चिल्लाया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जब उसने सपने में कब्र को देखा। चंद्रेश चौधरी कैसे मर सकता है? नामुमकिन! ये सच नहीं हो सकता। विवान अपने सपने में जोर से दहाड़ा। डर के मारे उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक उसे चंद्रेश चौधरी की कब्र के पास एक और पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि शिलालेख पर लिखा था, भूत सेवक का मकबरा, और इसमें राक्षस सेवक की मृत्यु का चित्र भी है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अचानक विवान ने अपने सपने में बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर सभी कब्रें और समाधि के पत्थर उसकी आंखों में दिखाई दिए। एचाऊ, यश राणा, रोहित और नैना, दिव्या विश्वराज, किसी भी स्थिति में विवान को जितने भी लोग जानते थे, जिनके भी वह सबसे करीब था, वे सभी मृत प्रतीत हो रहे थे और उनकी कब्रें विवान के सामने उसके चारों ओर थीं। नहीं, यह असली नहीं है, यह असली नहीं है। विवान अचानक अपने सपने में बेतहाशा चिल्लाया। जैसे ही वह दहाड़ा, सभी कब्रें अचानक गायब हो गई और फिर एक व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। वह वास्तव में अजगर का पुत्र था। हालांकि सपने में लॉन्गिन अभी भी एक अत्यंत क्रूर मुस्कान पहने हुए थी। यह तुम हो? विवान अचानक आश्चर्य से बोला। अचानक सपने में लॉन्गिन ने विवान की ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हारे सभी भाई मर चुके हैं, सभी मर चुके हैं, और तुम अभी भी जीवित हो। अब तुम्हारा क्या उपयोग है? हा हा हा! विवान के सपने में अंतहीन हंसी भर गई। विवान जोर से चिल्लाया, नहीं, वे नहीं मरेंगे, वे बिल्कुल नहीं मरेंगे, वे मरेंगे, वे निश्चित रूप से मरेंगे, तुम्हारी वजह से। उनकी मौतें तुम्हारी वजह से हुईं। विवान, तुम असली हत्यारे हो। तुमने अपने भाइयों को एक करके बेरहमी से मार डाला। हा हा! लॉन्गिन उसके सामने बेतहाशा हंसा। विवान ने अपनी मुट्ठी भींची और लॉन्गिन की ओर दौड़ा। तुम कमीने बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विवान दहाड़ते हुए सपने में ड्रैगन के बच्चे की ओर भागा, लेकिन अचानक ड्रैगन का बच्चा गायब हो गया। धुंध में केवल लॉन्गिन की उन्मत्त हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने अपने भाइयों को मार डाला, तुमने खुद उन सबका कत्ल कर दिया। लॉन्गिन के शब्द गायब होते ही अचानक एक भयानक दृश्य सामने आया। उसने देखा कि चंद्रेश चौधरी, भूत सेवक जगदीश, सब अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गए। हालांकि वे सभी मृत लोगों की तरह दिख रहे थे। एजियो लोंग, एचाओ, भूत सेवक! विवान चिल्लाया जब उसने अपने भाइयों को अपने सामने देखा, जो मृत पुरुषों की तरह दिख रहे थे। लेकिन वे केवल जगदीश की आंखों से बहता खून देख सकते थे और एचोऊ की गर्दन पर चाकू का घाव था। यहां तक कि भूत सेवक भी खून से लथपथ थे।
उन्होंने विवान को घेर लिया और चिल्लाने लगे, बड़े भाई, तुमने हमें क्यों मारा? तुमने अपने भाइयों को क्यों मारा? यह सुनकर विवान लगभग पागल हो गया। सपने में वह पागलों की तरह चिल्लाया, यह मैं नहीं था, मैंने तुम्हें नहीं मारा। जगदीश एचओ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूं। लेकिन जगदीश और एचओ, जो ज़ॉम्बी जैसे थे, बिल्कुल बहरे लग रहे थे। उन्होंने बस अपने पीले हाथ फैलाए विवान की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाई, तुमने हमें क्यों मारा? क्यों? जब विवान ने सपने में अपने भाइयों को दुखद रूप से मरते देखा तो वह इतना डर गया कि लगभग बेहोश हो गया। जैसे ही वह भय से भर गया, अचानक पूरा सपना बदलने लगा। अचानक सभी भाइयों की कब्रें गायब हो गईं। फिर नैना, दिव्या विश्वराज और कव्या अग्रवाल और अन्य लड़कियां धुंध में दिखाई देने लगीं। जब उनकी आकृतियां धुंध में दिखाई दीं, तो उनके चेहरे मृतवत पीले पड़ गए थे। पहले के अपने भाइयों की तरह वे भी लाशों जैसे लग रहे थे। नैना, दिव्या विश्वराज, विवान ने सपने में अपने प्रेमियों को एकटक देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? विवान ने धुंध में अपने प्रेमियों को देखते हुए आश्चर्य से पूछा। जैसे ही विवान ने बात की, दिव्या विश्वराज, नैना और अन्य सभी ने अपने पीले और ठंडे चेहरे उठाए। उनके चेहरे जीवित लोगों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे नरक से निकल कर आए हों। नैना, कव्या अग्रवाल, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ? लेकिन फिर सपने में कव्या अग्रवाल और नैना अचानक खून से लथपथ दिखाई देने लगे। उनके कपड़े और शरीर लाल खून से सने हुए थे, क्योंकि वे विवान को घूर रहे थे। हम मर चुके हैं, तुमने हमें मार डाला, नैना ने अचानक उसकी ओर देखते हुए कहा। अपने सपने में विवान लगभग पागल हो गया। नहीं, यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था, विवान बेतहाशा चिल्लाया। फिर उसने देखा कि नैना और दिव्या विश्वराज का खून अधिक से अधिक बह रहा था, जब तक कि पूरी जमीन पूरी तरह से लाल नहीं हो गई। नहीं नहीं, भय की चीखों के बीच विवान अचानक बिस्तर पर बैठ गया। सपना, यह एक भयानक सपना था। जब विवान अचानक उठ बैठा, तब भी वह जोर जोर से हाँफ रहा था और उसका सिर ठंडे पसीने से लथपथ था, मानो वो अभी अभी पानी से बाहर आया हो। कुछ सेकंड रुकने के बाद विवानकाई ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा और राहत की हल्की सांस ली। मुझे क्या हुआ है? मुझे ऐसा भयानक सपना क्यों आया? विवान असमंजस में इस पर विचार करते हुए धीरे धीरे अपने सामने बिस्तर पर लेट गया। वह सशस्त्र समूह के अंदर दो अत्यंत सुंदर आकृतियां लड़ते हुए दिखाई दे रही थीं। लोगों का एक समूह वहां इकट्ठा था, जो दोनों अद्भुत सुंदरियों की ओर इशारा कर रहा था और उनकी लगातार प्रशंसा कर रहा था। वाह, यह तो अद्भुत कुंग फू है। हाँ, यह सचमुच प्रभावशाली है। यदि आप लड़ती हुई दो खूबसूरत आकृतियों को ध्यान से देखें, तो क्या वे दिव्या विश्वराज और नैना नहीं हैं? दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिव्या विश्वराज के हमले असाधारण रूप से क्रूर हो गए हैं और उसकी चालें अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, जो नैना के पूरे शरीर को निशाना बनाती हैं। नैना ने भी अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक किया। हर पंच और किक निश्चित रूप से सिर्फ फैंसी फुटवर्क नहीं था। अचानक दिव्या विश्वराज का पतला हाथ हवा में घूम गया और उसने अपने सामने नैना को जकड़ लिया। नैना ने दिव्या विश्वराज के पंजे के हमले से बचने के लिए हवा में ही लात मारी और फिर एक छोटी सी हाथापाई तकनीक का इस्तेमाल करके दिव्या विश्वराज का हाथ पकड़ लिया। जब दिव्या विश्वराज ने देखा कि नैना उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वह अचानक घूम गई और एक तरफ हट गई। पीछे हटने के बाद वह फिर से शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच मुकाबला निस्संदेह काफी मनोरंजक था, खासकर उन जैसी तेजस्वी सुंदरियों के साथ। जैसे ही वे भयंकर रूप से लड़ रहे थे, अचानक एक मधुर चीख सुनाई दी, रुकना। अचानक पीछे से एक हल्की चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक सफेद आकृति दिव्या विश्वराज और नैना के बीच की जगह की ओर आती हुई दिखाई दी। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, जो दोनों महिलाओं से भी अधिक प्रभावशाली था। आवाज सुनकर और साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा उन पर हमला करने का आभास होने पर दोनों पलट गए और अचानक अलग हो गए। चाची शीतल, दोनों एक तरफ हटे तो दोनों ने बीच में सफेद आकृति देखी। क्या वह फूलों वाली परी नहीं थी जो मिलने आई थी? जब दोनों महिलाओं ने देखा कि सो फूलों वाली परी आई है, तो वे दोनों थोड़ा चौंक गईं और चुप रहीं। लेकिन फूलों वाली परी कहाँ थी? उसने अपने सामने खड़ी दोनों औरतों को ठंडी नजर से देखा। क्या गलत? वे इस तरह क्यों लड़ने लगे? सो फूलों वाली परी के ऐसा कहने के बाद दिव्या विश्वराज और नैना चुप हो गए। उनके सिर झुक गए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे ने गलत किया हो।
लेकिन फूलपरी ने अपनी बात जारी रखी। अरे, तुम दोनों बहनें हो, क्या तुम बातचीत करके अपनी बात नहीं सुलझा सकती? क्या तुम्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा? सो फूलों वाली परी की फटकार सुनकर नैना और दिव्या विश्वराज दोनों चुप हो गए। अंत में नैना ने कहा, चाची शीतल, हम गलत थे, यह मेरी गलती है। नैना की यह बात सुनकर सो फूलों वाली परी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल शांति से कहा, ठीक है, बकवास बंद करो, अब तुम सबको वापस चले जाना चाहिए। सो फूलों वाली परी की बात सुनने के बाद दिव्या विश्वराज और नैना दोनों ने सहमति में गुनगुनाया और फिर उनके सामने वाली जगह से चले गए। उनके जाने के बाद भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। फूलपरी ने दोनों महिलाओं की ओर देखा और धीरे से आ भरी, हाय, अब आकाश का क्या होगा? अब विवान आराम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे एक भयानक दुःस्वप्न आया था। वह दुःस्वप्न भयानक था। यह एक ऐसा सपना था जो विवान ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सचमुच अपने ही भाइयों को मार डाला, उसने जगदीश को मार डाला, उसने ये चौ को मार डाला। यह ऐसा कुछ था जो विवान कभी नहीं कर सकता था। इसलिए उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, क्योंकि वह बिस्तर पर स्तब्ध होकर बैठा था। थोड़ी देर बैठने के बाद विवान ने अब और नहीं सोने का फैसला किया, क्योंकि वह डर गया था कि लेटने के बाद उसे फिर से वही अजीब और डरावने बुरे सपने आएंगे। उठने के बाद विवान ने अपना चेहरा पानी से धोया और फिर दरवाजा खोला। सूरज अब उतना तेज नहीं था। इधर उधर देखने के बाद विवान बाहर चला गया। वह आयुषी गुप्ता को ढूंढना चाहता था, जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था और उसे फिर से देखना चाहता था। विवान, जिसकी गहरी यादें जागृत हो गई थीं, ईमानदारी से उस समय की अमीर युवती को देखने के लिए उत्सुक था। आगे सैन्य शिविर में पहुंचने पर विवान ने सैनिकों से पूछा, माफ कीजिए, क्या यहाँ कोई मिस गुप्ता रह रही हैं? यहाँ सभी जानते थे कि विवान रेजिमेंटल कमांडर का पोता है, इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। जैसे ही विवान ने सवाल पूछा, वह आदमी मुस्कुराया और सामने वाली इमारत की ओर इशारा करते हुए बोला, यह हमारे सामने वाली मंजिल पर है। दूसरी मंजिल पर बाईं ओर दूसरा कमरा मिस गुप्ता का कमरा है, आदमी ने कहा। विवान ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। फिर वह तेजी से इमारत की ओर चल पड़ा। सच कहूं तो विवान जब यहां आया तो वह काफी उत्साहित था। आखिरकार उसने इतने सालों से आयुषी गुप्ता को नहीं देखा था। उसी समय उसे वह समय याद आया जब वह अलविदा कहे बिना चला गया था, और उसके दिल में एक अनकही उत्तेजना की लहर उमड़ पड़ी। और इसलिए अनकही उत्तेजना के साथ विवान दूसरी मंजिल पर गया और उस कमरे को ढूंढ निकाला जिसकी ओर उस व्यक्ति ने पहले इशारा किया था। जब विवान कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई छोटा हिरण उसके अंदर धड़क रहा हो। मैंने अपने सामने वाले कमरे पर नजर डाली, दरवाजा कसकर बंद था। एक हल्की आह भरकर विवान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कमरे में दस्तक की आवाज गूंज उठी। ध्वनि के अंदर जाने के बाद कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई। विवान हैरान रह गया और सोचने लगा, सब लोग कहाँ हैं? यहाँ कोई क्यों नहीं है? यह सोचकर विवान ने फिर से दरवाजे पर धीरे से दस्तक देना शुरू किया, लेकिन अंदर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विवान अब निराश हो गया था और सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति ने मुझे गलत जगह बता दी हो? यह विचार मन में रखते हुए विवान ने हाथ बढ़ाया और धक्का दिया, और एक क्लिक के साथ उसके बल से दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सोंधी खुशबू उसकी नाक में घुस गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह घर निश्चित रूप से लड़की के लिए है। हालांकि जब विवान अंदर गया तो वह निराश हो गया, क्योंकि कमरा पूरी तरह से खाली था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा बिस्तर और पलंग बड़े करीने से तह किए हुए थे और फर्नीचर बहुत साफ रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कोई नहीं था। जब विवान ने खाली कमरा देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह कहाँ है? उसने छाया से पूछा। यह सोचकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद वह जल्दी से नीचे आया। इमारत के मुख्य द्वार पर दो सीधे खड़े लोग थे। विवान के पास आने के बाद उसने जल्दी से एक गार्ड से पूछा, माफ कीजिए, ऊपर रहने वाली मिस गुप्ता कहाँ है? वह कहाँ है? उस आदमी ने विवान को पहचान लिया और विवान का सवाल सुनकर उसने जल्दी से जवाब दिया, ऊपर वाली महिला पहले ही जा चुकी है। क्या वे चले गए हैं? जब विवान ने यह खबर सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह कहाँ गई? बाएं से तुम्हारा क्या मतलब है? विवान ने जल्दी से पूछा। उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि 1 घंटा पहले मिस गुप्ता अपना सामान लेकर यहां से चली गई थीं। जहां तक वह कहाँ गई, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन जब मिस गुप्ता जा रही थी
तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने किसी मित्र से फोन पर बात कर रही थी। हवाई अड्डे से उसे लेने आने के बारे में कुछ कह रही थी, या ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति ने आगे कहा। जब विवान ने अचानक अपने सामने वाले व्यक्ति को यह कहते सुना तो उसका दिल धड़क उठा। एयरपोर्ट, क्या आयुषी यहां से जाने वाली है? क्या वह मुझे ढूंढने नहीं आ रही थी? मेरे वापस आते ही वह क्यों चली गई? क्यों? सारे सवाल अचानक विवान के दिमाग में उमड़ पड़े। अपने मन में यह विचार आने के बाद विवान अचानक बिना कुछ कहे सशस्त्र समूह के परिसर से बाहर भाग गया। उसके पीछे खड़े दो गार्डों ने उसे हथियारबंद समूह के क्षेत्र से बाहर की ओर भागते हुए देखा, तो वे हक्के बक्के रह गए और आश्चर्य से उसकी ओर देखते रहे। आयुषी गुप्ता ने सशस्त्र समूह क्षेत्र छोड़ दिया। स्पष्ट कहें तो वह अत्यंत दुखी मन से चली गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयुषी गुप्ता केंद्रीय हॉल में अकेले बैठे थे और हतप्रभ दिख रहे थे। वह एक हाथ में अपना हवाई जहाज का टिकट पकड़े हुए थी, जिस पर उसे आधे घंटे बाद सवार होना था, और दूसरे हाथ में उसका सामान था। वह बस वहां चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली, मानो वह स्तब्ध हो गई हो। कई मिनट तक वहां खड़ी रहने के बाद उसने अचानक अपनी कलाई उठाई और अपनी पतली कलाई पर बंधी नाजुक क्रिस्टल घड़ी पर नजर डाली, जिससे पता चला कि विमान में चढ़ने में अभी भी 200 मिनट बाकी हैं। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन के दूसरी ओर से अचानक एक खूबसूरत आवाज आई, हेलो आयुषी, क्या आप हवाई अड्डे पर पहुंच गई हैं? आयुषी गुप्ता ने फोन पर कहा, हम पहुंच गए हैं। हे, यह तो बढ़िया है। अभी बोर्डिंग में कितना समय बाकी है? दूसरी तरफ से स्वरा ने पूछा। आयुषी गुप्ता ने कहा, जल्द ही, मैं आधे घंटे में विमान में सवार हो जाऊंगा। यह बहुत अच्छी बात है आयुषी, हम बहनें फिर से एक साथ होने जा रही हैं। मैं बहुत खुश हूं, स्वरा ने फोन के दूसरी तरफ उत्साह से कहा। हालांकि आयुषी गुप्ता इतनी उत्साहित नहीं दिखी, उसने केवल एक सरल, कड़वी मुस्कान दी। आयुषी, क्या तुम अभी भी उस भयानक आदमी के बारे में सोच रही हो? स्वरा ने अचानक फोन पर पूछा। स्वरा द्वारा विवान का उल्लेख सुनकर आयुषी गुप्ता ने जल्दी से कहा, नहीं, मूर्ख लड़की, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकती? स्वरा ने फोन पर कहा। आयुषी, मैं तुम्हें बता दूं, उस आदमी के बारे में सोचना बंद करो। आखिर वो कौन है? मुंबई वापस पहुंचने के बाद मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो उसली उपनाम वाले आदमी से बेहतर है। सच में, स्वरा ने फोन के दूसरी तरफ से कहा। दूसरी ओर मौजूद आयुषी गुप्ता ने कुछ भी नहीं सुना, वह बस अपने फोन को देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। आयुषी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम दुखी हो? स्वरा ने पूछा। आयुषी गुप्ता की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, चाहे नाराजगी से या दुख से, शायद उस समय वह खुद भी नहीं जानती थी। उसने अपने उठे हुए हाथ से अपनी सुंदर आंखें धीरे से पोंछीं और कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। फेई, इतना दुखी मत हो, ठीक है? ज्यादा मत सोचो, जल्दी वापस आओ। मुंबई वापस पहुंचने के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। वह आदमी जिसका उपनाम ली है, कुछ साल पहले कितना निर्दयी था, बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़ गया था। चलो उसकी निर्दयता से सीखें और उसे भी पूरी तरह से भूल जाएं। स्वरा के प्रोत्साहन भरे शब्दों के बाद आयुषी गुप्ता ने अंततः अपनी खूबसूरत आंखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, सब कुछ गायब हो जाने दो। आयुषी गुप्ता, यह जरूर कर सकती हूं। हाँ, यह तो आयुषी जैसा है, स्वरा ने फोन पर हंसते हुए कहा। स्वरा, मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में विमान में चढ़ जाऊंगा। बाद में मुझे हवाई अड्डे पर लेने आना याद रखना, आयुषी गुप्ता ने कहा। स्वरा ने कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी महिला, मैं पहले से ही मेकअप कर रही हूं। मैं बाद में आपको लेने के लिए हवाई अड्डे जाऊंगी। हाँ, ठीक है। तांग आयुषी है से, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं विमान में चढ़ने जा रहा हूं, उतरने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, आयुषी गुप्ता ने कहा। दूसरी ओर से स्वरा ने कहा, ठीक है, और फिर कहा, अलविदा। अलविदा। आयुषी गुप्ता ने फिर फोन रख दिया। फोन रखते ही आयुषी गुप्ता ने बिंजियांग शहर को, जहां से वह जाने वाली थी, हसरत भरी नजरों से देखा और आखिरी बार बेमन से देखा। फिर कुछ घंटे पहले विवान, नैना और दिव्या विश्वराज के साथ साथ खुशी खुशी घूमने की याद ताज़ा करते हुए उसने अचानक जोर से अपना सिर हिलाया और बार बार खुद से कहा, इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, सब खत्म हो गया है। खुद को यह चेतावनी देने के बाद आयुषी गुप्ता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने सामने हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय की ओर कदम से कदम मिलाकर चली।
वह बोर्डिंग गेट पार करके अकेले ही प्रतीक्षालय में प्रवेश कर गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर एक टैक्सी तेज गति से चलती हुई दिखाई दे रही थी। कार के अंदर विमान बैठा था, जो बिंजियांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। जब विमान ने सैन्य सदस्यों को यह कहते सुना कि आयुषी गुप्ता फोन पर हवाई अड्डे के बारे में बात कर रही थी, तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आयुषी गुप्ता इस जगह को छोड़ने के लिए विमान ले रही होगी। इसलिए विमान ने जल्दी से सशस्त्र समूह को छोड़ दिया, फिर सड़क के किनारे पहुंचे, एक टैक्सी बुलाई और जल्दी से बिंजियांग शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। वह आयुषी को देखने की आशा रखता था, सिर्फ उससे मिलने के लिए। आखिरकार वह सचमुच बहुत निराश था। आयुषी गुप्ता उसे एक बार भी देखे बिना क्यों चली गई? अपने भाइयों की चेतावनियां सुनकर उसे एहसास हुआ कि आयुषी लगभग 1 महीने से वहां थी और उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार क्या गड़बड़ है? मैं तो वापस आ गया, तो वो अचानक फिर क्यों जा रही है? इसलिए विवान ने इस मामले की सच्चाई का पता लगाने की ठानी। ड्राइवर, क्या तुम थोड़ा तेज चल सकते हो? मुझे किसी से मिलने के लिए हवाई अड्डे जाने की जल्दी है, विवान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने कहा, सर, मैं पहले से ही काफी तेज गाड़ी चला रहा हूं। अगर मैं और तेज चला तो ट्रैफिक पुलिस मुझे जल्द ही रोक सकती है। विवान अपने दिल में केवल उत्सुकता से इंतजार कर सकता था। अंततः टैक्सी शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। विवान ने अपनी जेब से 200 युआन निकाले, ड्राइवर को दिए और फिर जल्दी से टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर भागा। ड्राइवर, जो कार में बैठा था, ने विवान को अभी तक उसका बकाया पैसा नहीं दिया था और असमंजस में चिल्ला रहा था, सर, मैंने आपको अभी तक आपका बकाया पैसा नहीं दिया है। लेकिन जब तक वह चिल्लाया, विमान पहले ही हवाई अड्डे की ओर तेजी से भाग चुका था। विशाल हवाई अड्डा पैदल यात्रियों से भरा हुआ था। हवाई अड्डा टर्मिनल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। विवान ने फिर वहां अंधाधुंध खोज की। उम्मीद थी कि वह परिचित व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन उसने पाया कि यह सब व्यर्थ था, क्योंकि हवाई अड्डे पर बहुत अधिक लोग थे। चारों ओर देखने के बाद विवान को पता चला कि इस तरह से खोज जारी रखना कोई समाधान नहीं था। इसलिए वह जल्दी से हवाई अड्डे के एक कर्मचारी के पास दौड़ा और पूछा, माफ कीजिए, मुंबई के लिए उड़ान कितने बजे है? क्या यह उड़ान भर चुकी है? आज कितनी उड़ानें हैं? विवान के यह प्रश्न पूछने के बाद हवाई अड्डे के कर्मचारी ने कहा, सर, आज मुंबई शहर के लिए केवल एक ही उड़ान है और यह उड़ान भरने वाली है। इसमें केवल 10 मिनट लगते हैं। यदि आप विमान लेना चाहते हैं तो मुझे डर है कि अब बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर विवान ने तुरंत अपने आप से सोचा, ऐसा लगता है कि अगर आयुषी गुप्ता जाने वाली है तो वह निश्चित रूप से इस विमान को ले जाएगी। ओह, धन्यवाद। हवाई अड्डे के कर्मचारियों को धन्यवाद देने के बाद विमान जल्दी से टिकट गेट की ओर दौड़ा। जब विमान को अंततः मुंबई जाने वाला चेक इन गेट मिला तो वह पहले से ही पूरी तरह से बंद था और हवाई अड्डे के लाउडस्पीकर पहले से ही घोषणा कर रहे थे, प्रिय यात्रियों, मुंबई के लिए उड़ान ईडियंस उड़ान भरने वाली है। विवान उस समय दंग रह गया जब उसने हवाई अड्डे टर्मिनल की घोषणा प्रणाली से ऐसी आवाज सुनी। अगर आयुषी ने निश्चित रूप से इस तरह का विमान लिया। अपने मन में यह सोचने के बाद विमान अचानक मुड़ा और टिकट गेट की ओर दौड़ा। जैसे ही वह भागा, टिकट गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे तुरंत रोक लिया। सर, आप क्या चाहते हैं? विवान ने, जिसका चेहरा घबराहट और चिंता से भरा हुआ था, कहा जब उसे रोका गया, मुझे अंदर जाकर किसी को ढूंढना होगा। सर, विमान उड़ान भरने वाला है। आपके पास तो बोर्डिंग पास भी नहीं है, आप अंदर कैसे जा सकते हैं? सर, बेहतर होगा कि आप तुरंत चले जाएं। सुरक्षाकर्मी विवान को बोलने से रोक रहे थे। विवान को निराशा महसूस हुई जब उसने देखा कि ये लोग उसे रोकने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। अंदर जाएं या नहीं जाए? विवान के मन में दो सवाल घूम रहे थे। अचानक उसने एक फैसला लिया, अपने सामने खड़े सुरक्षाकर्मियों को एक तरफ धकेला और टिकट गेट पार कर गया। फिर सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वह तेजी से हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय की ओर दौड़ा। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों ने विवान को अंदर आते देखा, वे चिल्ला उठे, अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते, उसे रोको। उसके पीछे सुरक्षाकर्मियों का एक बड़ा समूह तुरंत पागल हो गया और विवान को रोकने की कोशिश की। लेकिन वे विवान को अपने सामने कैसे रोक सकते थे? विवान उनसे 100 गुना तेज था और पहले ही वेटिंग हॉल में पहुंच चुका था। उसके पीछे खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उसका बेतहाशा पीछा किया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए।
लेकिन जब विवान दौड़कर अंदर आया तो उसने देखा कि प्रतीक्षालय पूरी तरह से खाली था। वहां कोई नहीं है। सभी लोग विमान में चढ़ गए। बाहर हवाई अड्डे के रनवे पर एक बोइंग एंजरने विमान साफ तौर पर टैक्सी करता हुआ दिखाई दे रहा था। रनवे पर टैक्सी करते विमान को घूरते हुए विमान स्तब्ध होकर अपने सामने ठंडी कुर्सी पर बैठ गया। आयुषी चला गया। वह ऐसे ही चली गई। विमान पर तीव्र निराशा की लहर छा गई। उसकी नज़र टैक्सीवे पर खड़े विमान पर टिकी हुई थी। वह उसे देखता रह गया, स्तब्ध। उस क्षण उसका दिल बहुत दुख रहा था, बहुत दुख रहा था। उसे दिल का एक गहरा सदमा सा महसूस हुआ, मानो उसने कोई ऐसी चीज खो दी हो जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह ठंडी कुर्सी पर जम गया और विमान को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता रहा। मैंने देखा, मैंने देखा। मैंने उसे उठते और फिर उड़ते देखा। जैसे ही विमान पूरी तरह से निराश हो गया, प्रतीक्षालय के दूसरे छोर पर अचानक एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उसकी खूबसूरत आंखें इस ओर टिकी हुई थीं और वह वहां खड़ी होकर अपने हाथ में एक चांदी सफेद सूटकेस पकड़े हुए थी। अपनी घोर निराशा में विवान ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह पीछे मुड़े बिना न रह सका और उसी क्षण उसने वह जाना पहचाना चेहरा देखा। उसने वह जानी पहचानी महिला देखी। वह प्रतीक्षालय के एक छोर पर एक सूटकेस लिए खड़ी थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वह अब भी बहुत सुंदर थी, कुछ साल पहले की तुलना में कहीं अधिक। उसके नाजुक अंडाकार चेहरे पर एक पूर्वी सुंदरी की मानक विशेषताएं थीं और उसकी स्पष्ट, पानी भरी आंखें उसे देख रही थीं। विवान निराशा से भर गया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी खूबसूरत आकृति को देखा, वह पहले से कहीं अधिक उत्साहित हो गया। आयुषी, वह अचानक उत्साह से चिल्लाया। उसकी नजरें प्रतीक्षा क्षेत्र के दूसरे छोर पर खड़ी आयुषी गुप्ता पर टिकी थीं। उसकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। हाँ, वह खूबसूरत लड़की वास्तव में आयुषी गुप्ता है। तो आखिरकार वह नहीं गई। वह वहीं खड़ी रही और विवान को देखा। कई साल हो गए। उन्होंने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था और अब वे इस हवाई अड्डे पर मिले हैं। आयुषी गुप्ता ने उसकी ओर देखा और उसी क्षण उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और चमकते आंसुओं से भर गईं। इस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना किसी गर्म शब्दों के बस एक दूसरे को देखते रहे। अचानक विवान मदद नहीं कर सका लेकिन भाग गया। आयुषी ने विवान के शरीर को देखा और महसूस किया कि विवान पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है। वह देहाती सुरक्षा गार्ड नहीं रहा था जो वह हुआ करता था, बल्कि एक असली आदमी बन गया था। उसके चेहरे के भाव अधिक पुरुषोचित हो गए हैं। उसकी आंखें अधिक तीखी और भावपूर्ण हो गई हैं। वह अधिक सुंदर हो गया है। सच कहूं तो आयुषी गुप्ता पहली नजर में विवान को पहचान ही नहीं पाई थी। जैसे ही विवान उत्साह से दौड़ा, उसने अचानक आयुषी गुप्ता के नाजुक शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। आयुषी गुप्ता को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा हो और अचानक विवान की बाहों में खिंच गई। वह स्तब्ध रह गई। न सिर्फ उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, बल्कि उसका शरीर भी अकड़ गया था। और विवान, उसने आयुषी गुप्ता को जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया, मानो उसी पल वह उसकी औरत बन गई हो। आयुषी, आयुषी, मुझे लगा था कि तुम हवाई जहाज से चली गईं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं, विवान ने आयुषी के नाजुक शरीर को गले लगाते हुए कहा। आयुषी गुप्ता थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। उसका नाजुक शरीर थोड़ा हाँफ रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। विवान, जिसने आयुषी गुप्ता की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा था, को अचानक एहसास हुआ कि यह कितना अजीब था और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया, शर्मिंदगी में आयुषी को घूरते हुए। लेकिन आयुषी विवान को गौर से देख रही थी। तुम सच में विवान हो? आयुषी गुप्ता ने अचानक पूछा। इससे विवान थोड़ा नाराज हो गया। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? विवान ने अजीब तरीके से कहा। आयुषी गुप्ता ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कितनी बदल गई हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, आयुषी गुप्ता ने हंसते हुए कहा। विवान, सचमुच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी बदल गया हूं। तुम बदल गए हो। कुछ साल पहले की तुलना में तुम बहुत बदल गए हो, आयुषी गुप्ता ने आगे कहा। मैं सचमुच जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं गया। आयुषी गुप्ता को यह कहते हुए सुनकर विवान ने उत्साह से कहा, यह अच्छा है कि वह नहीं गई। मैंने अपने भाइयों से सुना कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आए हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दौड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से चले जाओगे। आयुषी, तुम क्यों जा रही हो?
विवान ने अचानक अपने सामने आयुषी को देखते हुए पूछा। जब यह सवाल पूछा गया तो आयुषी गुप्ता ने पलटकर कहा, बिना किसी कारण के। विवान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फिर आयुषी गुप्ता ने विवान से पूछा, आप इतने सालों से कैसे हैं? आयुषी गुप्ता की बात सुनकर विवान ने कहा, यह ठीक है। और तुम? मुंबई में तुम कैसे हो? विवान ने आयुषी गुप्ता की ओर देखते हुए पूछा। आयुषी गुप्ता अचानक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे जाने के बाद से मैं मुंबई में नहीं रुकी, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर विवान ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं अमेरिका गई थी, आयुषी गुप्ता ने अपना सिर घुमाते हुए कहा। आह, तुम विदेश गए थे? विवान ने आश्चर्य से आयुषी गुप्ता से पूछा। वह इस बात से अनजान था कि आयुषी गुप्ता विदेश गई है, इसलिए जब उसे सच्चाई पता चली तो वह काफी हैरान हुआ। आयुषी गुप्ता ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखें विवान पर टिकी थीं, और कहा, आप तो पहले ही जा चुके हैं। मुंबई में अकेले रहने का क्या मतलब है? उसने अचानक कहा। इन शब्दों ने विवान के दिल में अचानक हलचल मचा दी। उसने आयुषी गुप्ता की ओर देखा और पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें जाने दिया? तुम उनकी इकलौती बेटी हो, विवान ने कहा। लेकिन आयुषी गुप्ता ने कहा, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहती। उस समय वह तुम्हें नीची नजर से देखता था। मैं उससे नफरत करती हूं, आयुषी गुप्ता ने अचानक कहा। जब विवान ने आयुषी को यह कहते सुना, तो वह अचानक एक कड़वी मुस्कान दे बैठा। आयुषी, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हारे पिता से झगड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारे पिता अब भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कम से कम मैं उस समय बहुत अच्छा इंसान नहीं था, विवान ने सच्चाई से कहा। आयुषी ने कहा, वैसे भी मैं अभी उससे मिलना नहीं चाहती। आयुषी की बात सुनकर विवान ने कहा, ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करते। आयुषी ने सिर हिलाया। मेरे साथ वापस आओ, विवान ने अचानक आयुषी गुप्ता को देखते हुए कहा। आयुषी गुप्ता आश्चर्यचकित रह गई, एक पल के लिए विवान को घूरती रही और फिर पूछा, वापस कहाँ जाओ? विवान ने कहा, सशस्त्र समूह के पास वापस जाओ। लेकिन आयुषी गुप्ता ने अचानक अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं वापस नहीं जा रही हूं। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना आखिरकार सच हो जाएगा। मैंने तुम्हें सचमुच देखा, मैं संतुष्ट हूं, उसने धीरे से कहा। विवान नाराज हो गया और आयुषी की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? आयुषी गुप्ता ने एक अजीब सी मुस्कान दी। फिर अचानक अपनी खूबसूरत आंखों से विवान की ओर देखा और कहा, क्या अब तुम्हारे साथ दो खूबसूरत महिलाएं नहीं हैं? मेरा मानना है कि तुम्हें उनके साथ बहुत खुश होना चाहिए। अगर मैं यहां नहीं हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? आयुषी की बात सुनकर विवान अचानक उलझन में पड़ गया। आयुषी की बात सुनने के बाद विवान ने आह भरी। आयुषी, मेरे साथ वापस आओ, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए, और सच कहूं तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। विवान ने सामने खड़ी आयुषी को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा। आयुषी गुप्ता मुस्कुराई और विवान की ओर देखते हुए बोली, मुझे डर है कि मेरे लिए वापस जाना अच्छा नहीं होगा। क्या आपके बगल में खड़ी दो सुंदरियां ईर्ष्या नहीं कर रही हैं? आयुषी गुप्ता ने विवान की आंखों में देखते हुए अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए पूछा। इससे विवान को बहुत अजीब महसूस हुआ। वह अपने दिल में जानता था कि अगर वह वास्तव में आयुषी गुप्ता को वापस ले गया तो नैना और दिव्या विश्वराज निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचाया। आयुषी गुप्ता विवान की शर्मिंदगी देख सकती थी और अचानक मुस्कुराई और बोली, आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं आपको देखना चाहती थी। अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। यह कहने के बाद आयुषी गुप्ता जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह जाने वाली थी, विवान ने उसका पतला हाथ पकड़ लिया। रुको। विवान ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और कहा। आयुषी गुप्ता, जिसे वह खींच रहा था, अचानक थोड़ा कांपने लगी और बिना कुछ कहे उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसके कोमल, नाजुक शरीर को देखते हुए विवान ने कहा, आयुषी, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। इतने साल बीत गए। इस बीच बहुत सी चीजें घटित हुई और मैं आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना चाहता हूं। मैं बस आपके साथ उचित मुलाकात करना चाहता हूं और पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करना चाहता हूं। विवान की बातें सुनकर आयुषी गुप्ता ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं,
तुम उस समय अलविदा कहे बिना क्यों चले गए? जाने से पहले तुमने मुझे अलविदा भी क्यों नहीं कहा? विवान वहीं खड़ा आयुषी गुप्ता की बातें सुन रहा था और असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे माफ करना, मैं उस समय गलत था। मुझे तुम्हें अलविदा कह देना चाहिए था। आयुषी गुप्ता की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। विवान के जाने के बाद से आयुषी गुप्ता रात के अंधेरे में लगातार उसके बारे में सोचती रहती है। हालांकि वह अमेरिका में है, फिर भी वो अपने सामने मौजूद विवान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब शिकायत की भावना में बदल जाता है। आयुषी, मेरे साथ वापस आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इतने सालों में मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। और मेरे पास बहुत अच्छे भाइयों का एक समूह भी है। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें भी जान पाओगी। विवान ने आयुषी को देखते हुए कहा। आयुषी गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई। उसका दिल हिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि विवान वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन उसे डर था कि विवान के आसपास की अन्य दो लड़कियां उसके वापस जाने के बाद ईर्ष्या और गुस्सा करेंगी। लेकिन अगर वह इस तरह चली गई, तो आयुषी गुप्ता को स्पष्ट रूप से जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। तो आयुषी गुप्ता वहां बहुत ही अजीब स्थिति में खड़ी थी। आयुषी, मेरे साथ वापस आओ। मेरे भाई से मिलने आओ। विवान ने एक बार फिर आयुषी की ओर देखते हुए कहा। आयुषी गुप्ता अंततः भावुक हो गई। वह बहुत ही तर्कसंगत महिला थी और इस समय उसने अंततः निर्णय लिया। वह वहीं खड़ी रही, विवान को देखती रही और पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊं, तो मैं उन दो सुंदरियों के हाथों मारी तो नहीं जाऊंगी, है ना? तो विवान तुरंत हंस पड़ा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे दोनों बहुत दयालु हैं, वैसे नहीं जैसा आप सोचते हैं, विवान ने कहा। आयुषी गुप्ता ने कहा, ठीक है, तो क्या हुआ अगर वे गलत समझते हैं? वैसे भी आप और मैं सिर्फ दोस्त हैं, है ना? जब आयुषी गुप्ता ने कहा दोस्त, तो विवान ने अजीब सी हंसी दी और फिर कहा, हाँ, हाँ, बस दोस्त। क्या अब हम वापस जा सकते हैं? विवान ने आयुषी गुप्ता से पूछा। आयुषी गुप्ता ने कहा, मुझे पहले अपनी बहन को फोन करना होगा, अन्यथा वह बाद में फोन पर मुझ पर चिल्लाएगी। जैसे ही उसने यह बात कही, आयुषी गुप्ता स्वरा को बुलाने के लिए एक तरफ चली गई, जबकि विवान चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। अंततः विवान आयुषी गुप्ता को वापस आने के लिए राजी करने में कामयाब रहा। इतने वर्षों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद विवान अंततः एक दूसरे से मिलकर और अच्छी बातचीत करके बेहद खुश था। और अब वह आयुषी गुप्ता का बहुत उत्साह से इंतजार कर रहा था। एक आपातकालीन कक्ष में मौजूद एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, उनकी हालत बहुत अजीब है। डॉ समीर, इस व्यक्ति का दिल अभी भी थोड़ा थोड़ा धड़क रहा है, लेकिन शरीर में कहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। हमें क्या करना चाहिए? सफेद कोट पहने एक अन्य डॉक्टर ने पसीने से तरबतर होकर कहा। उसके बगल में बैठी नर्स ने उसके चेहरे से पसीना पोंछा। लेकिन डॉ समीर नामक व्यक्ति, जो संभवतः उपस्थित चिकित्सक थे, ऑपरेशन टेबल पर चंद्रेश चौधरी को देख रहे थे और उन्होंने एक सूक्ष्म इशारा किया। चलो पहले कुछ देर तक निरीक्षण करते हैं। वाणी, पहले उसे हृदय उत्तेजक दवा का एक इंजेक्शन दो और सुनिश्चित करो कि उसका हृदय धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में आ जाए, उपस्थित चिकित्सक ने कहा। इसके बाद शियाओ लियू नामक डॉक्टर ने चंद्रेश चौधरी को, जो ऑपरेशन टेबल पर थी, एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया, जबकि दूसरे उपस्थित चिकित्सक ने धीरे से कहा, चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। उनके आसपास सफेद कोट पहने अन्य डॉक्टरों ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय आपातकालीन कक्ष के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। जैसे ही आपातकालीन कक्ष के दरवाजे खुले, फेरी शीतल, रोहित और राक्षस जी, जो लगभग घंटे से बाहर इंतजार कर रहे थे, ने अंततः डॉक्टर को आपातकालीन कक्ष से बाहर निकलते देखा। थके हुए वे जल्दी से वहां पहुंचे। डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दूसरा भाई कैसा है? हाँ, सीनियर चौधरी कैसे हैं? सो फूलपरी और रोहित जल्दी से आए और पूछा। उनके प्रश्न पूछने के बाद उपस्थित चिकित्सक, जो आगे चल रहे थे, ने धीरे से अपना मुखौटा हटाया और फेरी शीतल और रोहित की ओर देखते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि इस मरीज को किस तरह की चोट लगी है? उसकी हालत इतनी अजीब क्यों है? डॉक्टर की बातें सुनकर फूलपरी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि रोहित को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जल्दी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे इस मरीज के शरीर का हर अंग बदल गया है, यहां तक कि उसके शरीर के अंदर की मांसपेशियां भी अजीब हो गई हैं। सच कहूं तो ऐसे मरीजों को आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं होती,
लेकिन उसके दिल में जिंदगी के मजबूत संकेत दिख रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाला है। हमारे सामने बैठे डॉक्टर ने कहा, इसलिए हमने उसे उपचार देने से पहले कुछ समय तक अस्पताल में निगरानी में रखने का निर्णय लिया है। तो उसकी यह बात सुनकर फूलपरी दंग रह गई। तो इसका मतलब यह है कि मेरे दूसरे भाई की जिंदगी अभी सुरक्षित नहीं है।